तो अगर आप देखो तो 20% होता है मिनिमम, या 25% होता है, तो 40 का भी 25% आप मान के चलो कि थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर बैठ सकता है ना। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से दो से ज्यादा लोग जो है वो एग्री कर जाए प्रॉफिट शेयर करने के लिए, चाहे बिजनेस सब चलाए या कोई एक चलाए। पार्टनरशिप का फीचर दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, मैक्सिमम लिमिट 50 की है, और वो कहां पर गिवन है, कंपनी एक्ट के अंदर गिवन है। पार्टनरशिप एक तरीके का एग्रीमेंट होता है। पार्टनरशिप में बिजनेस का एग्जिस्टेंस होना चाहिए, चैरिटेबल पर्पस की चीज ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप नहीं बन सकती, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए, पीएसआर होना चाहिए, चाहे सब काम करे चाहे कोई एक काम करे। पार्टनरशिप डीड का ही दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। हेलो, हाँ रोहित जी। अभी कुछ वर्क नहीं है सर, मेरी क्लास है, अभी मैं बाद में करता हूँ बात आपसे, है ना। तो पार्टनरशिप डीड जो है उसी का दूसरा नाम है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी शर्तें रहती है एग्रीमेंट की। नाम क्या है, पता क्या है धंधे का, कलेक्टिवली हम बुलाते हैं फर्म, और इंडिविजुअली बुलाते हैं हम पार्टनर, है ना। तो फर्म का भी नेम एड्रेस, पार्टनर का भी नेम एड्रेस, क्या टाइप है, क्या नेचर है, कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, पीएसआर कितना है, ड्राइंग्स कितनी है, आईओडी, सैलरी, आईओएल कितना है, गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होगी, कमेंसमेंट किस दिन है, ड्यूरेशन कितनी रखी है पार्टनरशिप की। अब ये चीज 11th में है। ड्यूरेशन के बेसिस पे दो टाइप की पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एट विल और पर्टिकुलर पार्टनरशिप। और लायबिलिटी के बेसिस पे भी दो होती है, जर्नल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल में सबकी अनलिमिटेड होती है, और लिमिटेड पार्टनर में एक की अनलिमिटेड और बाकी की लिमिटेड हो जाती है। सबकी लिमिटेड करनी है तो फिर पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू नहीं, एलएलपी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के। एडमिशन कैसे होगा, रिटायरमेंट में क्या प्रोसीजर है, डेथ में क्या प्रोसीजर है, डिस्प्यूट कैसे सेटल होंगे, ऑडिट कैसे होगी, बैंक अकाउंट्स क्या होंगे, अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में होती है। जो पार्टनर नहीं बन सकते, माइनर नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड, संचेती जैसा इंसान, मोरन, इडियट, लूनेटिक, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई जेल का कैदी है उसको पार्टनर नहीं बना सकते जो सजा ही काट रहा है ना। इंसॉल्वेंट, दिवालिया इंसान नहीं बन सकता। पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है तो उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होते हैं, क्योंकि कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, ऑप्शनल है। लेकिन लोग ये बोलते हैं कि जब करो पार्टनरशिप तो राइटिंग में कर लेना चाहिए काम, है ना। लेकिन फिर अगर आपने ये एग्रीमेंट राइटिंग में नहीं करा है तो अकाउंटिंग के नजरिए से बात करें तो पीएसआर इक्वल हो जाएगा, लोन पे 6% इंटरेस्ट पर एनम पे लगेगा, एडवांसेस और लोन्स पे। कोई आईओसी नहीं, कोई आईओडी नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई कमीशन नहीं। तो माइनर तो एडमिट हो सकता है ना बेनिफिट के लिए, हो सकता है, लेकिन बेनिफिट के लिए जब उसको रख लिया जाए, जबरदस्ती नहीं है, कंपलसरी नहीं है। जहां तक है कोशिश ये करनी है कि माइनर को पार्टनर ना बनाया जाए, क्वेश्चन आ जाए तो उसमें दिखे ना, नहीं बनाया जाए, तो फिर मना कर। हाँ। और अगर फिर ये चीज स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर दूसरे ऑप्शन पे आता है। रिलेवेंसी देखी जाती है एमसीक्यू में, चारों में से कौन ज्यादा रिलेवेंट है। जब दो ऑप्शन आ जाए ऐसे जो तुम्हें लगे ये भी सही है ये भी सही है, तो फिर अपने इंट्यूशन पे जाओ कि ज्यादा प्रायोरिटी पे किसको रखा जा सकता है, उसको टिक करके आओ। एलएलपी की बात कर रहे थे, ये आ गया एलएलपी एक्ट 2008। अगर सारे पार्टनर की लिमिटेड चाहिए तो फिर किस में फॉर्म करो, एलएलपी में। एलएलपी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और लीगल एंटिटी है जो कि पार्टनर से अलग है, यानी कि वही कंपनी के फीचर पार्टनरशिप में थोड़े बहुत मेल खा गए, ठीक है। पी एंड एल बनता था सोल प्रोपराइटर में, है ना। तो यहाँ पे हमें पार्टनर्स में केवल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, पार्टनर के रेम्युनरेशन भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पार्टनर प्रॉफिट के अलावा और भी चीजें लेके जाता है, आईओसी लेके जाता है, सैलरी लेके जाता है, कमीशन लेके जाता है, आईओडी दे के जाता है। तो ये सारी चीजें पी एंड एल में रिकॉर्ड होती है। पी एंड एल में हम क्रेडिट पे तो ओपन करते हैं नेट प्रॉफिट को, है ना। और पी एंड एल किसके नजरिए से बनाया जाता है, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन फर्म के नजरिए से बनाया जाता है। तो फर्म के लिए आईओडी इनकम है तो क्रेडिट पे दिखती है, और फर्म के लिए पार्टनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट देना, पार्टनर की सैलरी देना, पार्टनर को कमीशन देना, ये सारे उसके लिए खर्चे हैं। तो ये सारी चीजें इधर आती हैं डेबिट साइड पे। यहाँ पे एक चीज होती है रिजर्व।
आपको रिजर्व बनाने का तरीका ये है कि नेट प्रॉफिट और आईओडी जोड़ के जब आप ये रेम्यूनरेशन हटाते हो तो उसके बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, उसका परसेंटेज या उसका फ्रैक्शन रिजर्व बनता है। फिर रिजर्व बनने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स में बनेगा। तो रिजर्व अगर नहीं दे रखा हो कि डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट का बनाना है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का ही बनता है। अगर क्वेश्चन को नेट प्रॉफिट का बनवाना होगा तो क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट पे ही रिजर्व बनेगा, क्योंकि जो बच रहा है उसका ही तो रिजर्व बनाओगे। पहले तो अपोर्शन करोगे ना, ये सब हटाने पड़ेंगे। रेंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन और मैनेजर कमीशन। पार्टनर कमीशन नहीं, मैनेजर कमीशन। अगर पार्टनर का कोई रेंट पेड है या पार्टनर का कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है या मैनेजर का कोई कमीशन है तो वो अपोर्शन के आइटम नहीं है, वो P&L के आइटम है। अपोर्शन का मतलब तो होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना, और ये एक्सपेंसेस है जिनको चार्ज किया जाएगा P&L में। जर्नल एंट्रीज याद रखना, ये बहुत काम की चीज है। और एक चीज और बता दूं, अगर आपको जर्नल याद नहीं रहती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दिमाग में नहीं है कहानी, कहानी आपके दिमाग में ही है। लेजर किससे बनता है? जर्नल से। लेजर की पोस्टिंग आती है तो जर्नल आता है। भाई अगर एंट्री हुई है, मतलब पोस्टिंग हुई है P&L अप्रोप्रिएशन में आईओसी की डेबिट साइड पे, तो जर्नल में P&L अप्रोप्रिएशन किधर होगा? डेबिट साइड पे। तो एंट्री बनती है P&L अप्रोप्रिएशन टू आईओसी। यहां पे देख लो, यही एंट्री है P&L अप्रोप्रिएशन टू आईओसी। पहले अलाउ करेंगे, अलाउ करने के लिए उसके खाते में दिखना जरूरी है। अलाउ करने का मतलब मिलेगा किसको? पार्टनर को। पार्टनर नगद लेके जाएगा, नहीं अपनी कैपिटल में लेगा। अब एक सवाल और आता है बच्चों के मन में कि कब कैपिटल इस्तेमाल करना है, कब करंट इस्तेमाल करना है। कैपिटल तो जब फ्लक्चुएटिंग हो। लेकिन क्वेश्चन अगर ये स्पेसिफाइड कर दे कि फिक्स्ड कैपिटल चल रही है तो फिर उस केस में आपको करंट अकाउंट ओपन करना पड़ता। ऐसे रेम्यूनरेशन देख लो, चाहे सैलरी हो चाहे कमीशन हो, पहले पार्टनर के खाते में चल गई पार्टनर सैलरी टू पार्टनर कैपिटल, और P&L अप्रोप्रिएशन में से लेके आए तो एंट्री होगी P&L अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर सैलरी कमीशन। आईओडी इनका जस्ट अपोजिट है, क्योंकि पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर के लिए तो क्या है? एक्सपेंस है। तो एंट्री रिवर्स होती है, पार्टनर कैपिटल टू आईओडी, और P&L में भी आपको क्रेडिट पे दिखता है, तो आईओडी टू P&L अप्रोप्रिएशन। रिजर्व डेबिट पे और रिजर्व पार्टनर कैपिटल में दिखता नहीं है, तो एक ही एंट्री है P&L अप्रोप्रिएशन टू रिजर्व। फिर जो आया वो प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल करंट में। अभी आ गया कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो एक दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल और करंट। कैपिटल में तो केवल कैपिटल दिखाएंगे, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉन कैपिटल और फिर क्लोजिंग कैपिटल। और बाकी जितने भी रेम्यूनरेशन है वो सारे करंट अकाउंट में चलते हैं। करंट अकाउंट का भी बैलेंस आपको दिया हो सकता है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में ओपन होता है। डेबिट दिख गया तो डेबिट साइड पे ओपन कर देना। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड जब है तब कभी भी डेबिट बैलेंस शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल आपने बचपन में पढ़ा था, असेट्स हमेशा डेबिट पे दिखती है, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट पे दिखती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट पे दिखती है। फ्लक्चुएटिंग है तो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। तो क्रेडिट ही आएगा। फिक्स्ड है कैपिटल तो क्रेडिट ही जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल में ये मैंने अभी चार चीजें आपको बोली, ये आगे ओपनिंग, एडिशनल, विड्रॉन और क्लोजिंग। और करंट में बाकी रेम्यूनरेशन आ गए। अच्छा, एक चीज जो बच्चे गलती कर जाते हैं, बहुत सी बार कैपिटल में ड्राइंग नहीं दिखाते, केवल आईओडी दिखाते। इसके लिए आपको 11th का बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। कैपिटल में से ड्राइंग हटाते थे कि नहीं हटाते थे? बैलेंस शीट जब बनाते थे 11th में सोल ट्रेडर की, तो बैलेंस शीट में कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता था और ड्राइंग हटाई जाती थी। तो यहाँ पर आपके पास बैलेंस शीट तो है नहीं, तो आप किस में से हटाओगे? जब आप पार्टनर का अकाउंट बना रहे हो कैपिटल का, तो उसमें से ड्राइंग्स भी हटेगी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हटेगी। तो यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। अंतर क्या है दोनों में? कैपिटल का मेन ऑब्जेक्टिव है कि रिमेन कांस्टेंट, ताकि साल में चेंजेस ना आए। फ्लक्चुएटिंग में आप विड्रॉ भी कर सकते हो और एडिशनल ला भी सकते हो, है ना। क्लोजिंग हमेशा क्रेडिट दिखाएगा, क्रेडिट और डेबिट दोनों दिखा सकता है। जब ये नोट ध्यान रखना, इन एब्सेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग विच सिस्टम टू बी फॉलोड, हमेशा कौन सा फॉलो करना है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल ही फॉलो करना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सब एक समान हो गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो तरीके हैं, सिंपल या प्रोडक्ट।
सिंपल में अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। ठीक है, डेज का वैसे देता नहीं है, लेकिन डेज में दे दे तो 1 अपॉन 365 करना पड़ जाओगे। अच्छा, फिर एक चीज और है, एवरेज पीरियड कैलकुलेशन। एवरेज पीरियड तब कैलकुलेट करना पड़ता है जब सेम अमाउंट विड्रॉ होता है इक्वल इंटरवल पे, तो हम साल भर का इकट्ठा ही लगा देते है ना। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग में तो हम उतनी ड्राइंग दिखाते जितनी उसने विड्रॉ कर ली टोटल, और फिर एवरेज पीरियड यानी कि मंथ में ये एवरेज पीरियड फिट इन हो जाता है। और इसके लिए हमने पढ़ा है, बिगिनिंग है तो n प्लस डिवाइड बाय 2 होगा, एंड है तो n माइनस डिवाइड बाय 2 होगा, और मिडिल है तो n बाय 2 होगा। अच्छा, ये माइनस और प्लस के बाद कुछ आता है? बिल्कुल आता है। मंथ है तो 1 आएगा, क्वार्टर है तो 3 आएगा, और हाफ है तो 6 आएगा, है ना। 9 है तो फिर 9 मंथ आएगा। मतलब 9 महीने में एक बार निकाल रहा है तो 9 जोड़ेगा। हाँ, फिर उस हिसाब से चलेगी कहानी, है ना? भाई जैसे एक हर महीने निकाल रहा है तो -1 या +1 होगा, क्वार्टरली निकाल रहा है तो n+3 या n-3 होगा, हाफ ईयरली निकाल रहा है तो n-6 या +6 हो जाता है। 9 मंथ आ गया तो 9 लग जाएगा उस पे। ठीक है, ये आ गया 6.5, 6, 5.5 मंथ का, ये याद ही रखो वैसे तो, है ना। और क्वार्टरली में 7.5, 6 और 4.5। अच्छा, एक चीज, बहुत सी बार ना तो ड्यूरिंग द ईयर दे रखा हो, ना कोई डेट गिवन हो, ना कोई टाइम गिवन हो, तो बिना सोचे समझे 6 महीने लगा, है ना। ड्यूरिंग द ईयर लिखा हो तो भी 6 महीने, और ड्यूरिंग द ईयर भी नहीं लिख रहा हो और कोई डेट टाइम कुछ भी मेंशन नहीं हो, पर ये मेंशन हो आईओडी लगाना है, तो 6 महीने के लिए ही लगाना है। डेट साथ में आ गई तो फिर डेट को फॉलो रखना है, ड्यूरिंग द ईयर गया तेल लगा, डेट क्यों दी फिर उसने। ठीक है, एवरेज पीरियड केवल तभी अप्लाई कर सकते हो जब अमाउंट यूनिफॉर्म हो, टाइम इंटरवल जो है वो यूनिफॉर्म हो, यानी कि दोनों सेम। और जब डेट और टाइम गिवन नहीं हो तो फिर हमें 6 महीने लगाना है। पर एनम शब्द गायब है तो फिर 12 महीने लगाना, ये भी ध्यान रखना। ये पीए, ये पर एनम गायब है तो 12 महीने लगाना है। आईओसी, आईओसी हम निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल पे, क्लोजिंग कैपिटल पे चार्ज नहीं करते हैं। तो अगर क्लोजिंग दे रखी और ओपनिंग निकालनी है तो ड्राइंग्स को ऐड कर दिया जाएगा, नेट प्रॉफिट लेस कर दिया जाएगा, एडिशनल कैपिटल लेस कर दी जाएगी, रिवर्स चलेंगे। बैलेंस शीट में क्या करते थे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्राइंग लेस करते थे, तो क्लोजिंग आती थी। अब क्लोजिंग से ओपनिंग जाना है तो फंडा रिवर्स, नेट प्रॉफिट ऐड होने की जगह लेस और ड्राइंग लेस होने की जगह ऐड, और अगर कोई एडिशन करा है तो वो भी लेस। तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल आएगी जिस पे आप चार्ज कर सकते हो, वही फॉर्मूला, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम। अगर कुछ पर्टिकुलर महीने क्योंकि चेंजेस होते हैं तो उस हिसाब से पढ़ना चलता है। सैलरी एंड कमीशन ऑफ पार्टनर की बात कर लो, सैलरी आपको पता ही है, जितने महीने की बोल रखी होगी उतने महीने की दे देंगे। कमीशन में दो चीजें हो सकती है, बिफोर चार्जिंग और, लेकिन इसमें अब ये पढ़ के रखना बेटा, आफ्टर चार्जिंग ऑफ ऑल सच कमीशन अगर आ जाए तो दूसरे पार्टनर का कमीशन भी नेट प्रॉफिट में से लेस होता है। आफ्टर चार्जिंग ऑन हर कमीशन आ जाए तो फिर लेस नहीं होगा। तो भाषा को पकड़ना, है ना। जब अकाउंट्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो आप बहुत पेशेंस होने चाहिए, हद से ज्यादा धैर्य, जितना कभी आपने खुद सोचा नहीं होगा कि यार मैं इतना शांति प्रिय इंसान हूं, क्योंकि यहाँ भाषा ही उलझ जाएगी। आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन में सब हटा, ऑन हर कमीशन में नहीं हटा, तो भाषा बदलती है ना। जैसे पीएसआर में भी आप पढ़ोगे वो, फॉर हिज शेयर, फ्रॉम हर शेयर, ऑफ हिज शेयर, है ना। तो ये थोड़ी अंग्रेजी की पकड़ नहीं है, इस वजह से इन पे थोड़ा ध्यान देना, नहीं तो ये आते हुए सवाल गलत करवाते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर का इंटरेस्ट कैपिटल में नहीं जाता तो कहां जाता है, पार्टनर के लोन अकाउंट में जाता है। और लाते कहां से, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से, नहीं पीएनएल से लाते हैं। और रेट नहीं गिवन है तो फिक्स है कि 6% लगेगा। रेंट पेड, रेंट पेड भी पीएनएल में जाएगा, रेंट पेबल अकाउंट के नाम से। मैनेजर कमीशन पीएनएल में जाएगा, ये भी बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग हो सकता है। पास्ट एडजस्टमेंट, पुरानी चीज भूल गए, तो पुरानी चीजें जब भूल जाते हैं तो आप उन चीजों को अगर भूल गए तो आपका प्रॉफिट जो है उस पर इंपैक्ट आ जाता है। आप आईओसी लगाना भूल गए तो जो पैसा आईओसी के रेशियो में बटना था वो पार्टनर के पीएसआर शेयरिंग रेशियो में बट गया, तो उसका डिफरेंस निकाला जाता है और उस डिफरेंस से एडजस्ट किया जाता है। और ये चीज हमेशा पास्ट एडजस्टमेंट में ध्यान रखनी है, डेबिट इक्वल्स टू
क्रेडिट, मैचिंग कंसेप्ट, दोनों साइड बराबर होती है। तो 3 पार्टनर है तो 2 तो पार्टनर या तो डेबिट पे आएंगे, एक क्रेडिट पे आएगा, या एक डेबिट पे आ रहा तो 2 क्रेडिट पे आएंगे, या एक का बैलेंस ही नहीं आ रहा होगा, बैलेंस ही केवल 2 का आ रहा होगा। जब तक ये शॉर्टेज और एक्सेस इक्वल नहीं हो रहे तब तक आपका पास्ट एडजस्टमेंट गलत जा रहा। तो पता कैसे लगाते हैं? पहले जो गलत बांट दिया वो लिख दो, फिर जो सही बांटना था वो लिख दो और डिफरेंस निकालो। अरे वो जो डेबिट क्रेडिट का फंडा होता है नीचे की, ये क्रेडिट हाँ। होगा डेबिट होगा भाई आईओसी क्या होता है? पार्टनर के लिए क्रेडिट। अब पी एंड एल को मानेंगे डेबिट, तो आईओसी क्रेडिट, पी एंड एल डेबिट। तो अब डेबिट साइड ज्यादा है तो डेबिट वर्ड नीचे आ जाएगा और क्रेडिट साइड ज्यादा, वो शॉर्टेज उस हिसाब से मेंशन हुई। एंट्री वही ध्यान में रखनी है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि जो गेन कर रहा है उसको रिसीविंग हो रहा है और जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो दे रहा है। ठीक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, अच्छा एक चीज ये भी, इन पास्ट एडजस्टमेंट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर आर अफेक्टेड। ये मैंने बोल ही दिया है ना, बहुत सी बार 3 में से 2 पे इंपैक्ट आ सकता है। बस ये बात ध्यान रखनी है, टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, पहला केस गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू अ फर्म। जब पार्टनर गारंटी देता है तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर को डेफिशिएंसीज मिलानी पड़ती है। जैसे यहाँ पे इसने कहा था कि मेरी साइड से जो प्रॉफिट होगा वो 25,000 होगा, लेकिन 16,000 ही हुआ तो 9,000 कम हुआ, तो फिर इसने पी एंड एल में 9,000 मिला के पी एंड एल को बढ़ाया, है ना। और बी के कैपिटल अकाउंट में ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के नाम पे डेबिट पे दिखा। जब फर्म ने पार्टनर को दे रखी हो तो फिर तो पार्टनर भुगतेंगे। सी को डेफिशिएंसी हुई तो ए और बी ने भुगता। गारंटी गिवन बाय पार्टनर टू पार्टनर, अगर एक पार्टनर ने दूसरे को दी थी गारंटी तो वो एक के खाते से हटके दूसरे के खाते में ऐड हो जाएगा। मैनेजर एडमिटेड एज ए पार्टनर, ये खतरनाक खेल है, ये आता है बहुत सी बार। R is manager run by partner P and Q, their profit loss 5-3 having impressed by his awesome performance। P Q ने बोला R भैया एडमिट हो जाओ 1 अप्रैल से 1/4 शेयर के लिए। R को सैलरी मिलती थी 30,000 पर एनम, 5% कमीशन नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। ठीक है। पार्टनर डीड के हिसाब से जो भी एक्सेस अमाउंट है तो वो आर एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट व्हिच हैज ड्यू टू हिम एज अ मैनेजर, तो एक्सेस अमाउंट उसके पार्टनर के नाम पे क्रेडिट हो जाएगा और पी एंड क्यू उसको 3:1 के रेशियो में भुगतेंगे। प्रॉफिट हुआ है 10,80,000 का बिफोर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन देखो, 10,80,000 में से 30,000 उसकी सैलरी हटाई, उसका 5% कमीशन जो था वो आफ्टर चार्जिंग था उन सैलरी और कमीशन, तो सैलरी हटा के जो बच रहा था उस पे 5/105 करा, तब पता चला डिविजिबल प्रॉफिट कितना है 10 लाख। अब 10 लाख है तो टोटल रेम्यूनरेशन आर का बनता है 80,000। अब पी और क्यू ने 10 लाख बांटे तो हुए 6, 25 और 3, 75, यानी कि 10,80,000 में से हमें आर को टोटल कितना देना है? आर जो पार्टनर 1/4 के लिए आया 270 देना है। 270 में से उसको 80 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो डेफिशिएंसी कितने की बनती है? 190 की। ये 190 की डेफिशिएंसी कौन भुगतेगा? पी और क्यू भुगतेंगे। किस रेशियो में भुगतेंगे? जिस रेशियो में उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कराया क्या? 3:1। तो इस तरीके से तीनों पार्टनर जो है वो 482,500, 327,500 और आर के 270, तो ये आपको दिख रहा है। और ये 10,80,000 का प्रॉफिट इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट। तो इसको गारंटी कहाँ मिली थी कि 270 में? गारंटी कहाँ मिली थी? ये रही ना, पढ़। As per partnership deed, any excess amount entitled to R as a partner over the amount which have been due to him as a manager would be borne by P and Q in the ratio of 3:1। मैनेजर के एंटाइटलमेंट के हिसाब से जो उसको हिसाब मिलना है उसके ऊपर जितनी भी कमी होगी वो पी क्यू भुगतेंगे, क्योंकि आर का शेयर कितना है 1/4। तो 270 कैसे आया? तो 1080 का निकाले ना, तो 1/4, 10,80,000 का 1/4 निकाल, जिसमें से उसके पास ऑलरेडी कितने पहुंचा दिया आपने? 80, तो 190 बचते, वो डेफिशिएंसी उन्होंने भुगती। ठीक है। तो ये घुमाने के लिए थोड़ा सा तरीका है, लेकिन चीजें कुछ नहीं है। तो पहला चैप्टर हो गया अपना पूरा, 20 मिनट लगे अपने को। ठीक है। दूसरे चैप्टर पे आते हैं, चेंज इन पीएसआर पे। एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ओल्ड एग्रीमेंट खत्म होना, नया एग्रीमेंट शुरू हो जाना। रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है? चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में और अमालगमेशन में। अमालगमेशन आपके चैप्टर में नहीं।
चेंज इन पीएसआर में क्या होता है, पीएसआर जो है वो चेंज हो जाता है। तो पीएसआर चेंज करते वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना है, सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो, गुडविल, असेट्स का रिवैल्यूएशन, रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस और कैपिटल एडजस्टमेंट। गुडविल जो आपकी रेपुटेशन है, जो अट्रैक्टिंग फोर्स है, कस्टमर को जो अट्रैक्ट करता है, नॉर्मल रेट से ज्यादा प्रॉफिट आपको मिलता है जिसकी वजह से, वो चीज क्या है, गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल होती है, फिक्टिशियस नहीं होती है। फिक्टिशियस क्यों नहीं होती है, क्योंकि फिक्टिशियस को कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन गुडविल की तो आप वैल्यूएशन करते हो कैश में, ठीक है। तो गुडविल इंटेंजिबल है, दिखती नहीं है, लेकिन मनी वैल्यूड है। फिक्टिशियस का मतलब ऐसी एसेट जो मनी वैल्यूड नहीं है, जैसे P&L का डेबिट बैलेंस, वो फिक्टिशियस एसेट। एसेट साइड पे दिखाते हो ना P&L का डेबिट बैलेंस। लॉस आपकी संपत्ति है और प्रॉफिट आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए कैपिटल में ऐड करी जाती है लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो गुडविल कांस्टेंट फ्लक्चुएशंस के लिए लायबल है, फ्लक्चुएशन से चेंज होती है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाती है और कस्टमर के सामने एक अट्रैक्टिव फोर्स है। फैक्टर्स कौन कौन से जो गुडविल को इंपैक्ट करते हैं, आपकी लोकेशन कैसी है, आपका मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव है, आपकी लाइफ स्पैन बिजनेस का कितना अच्छा है, आपके नेचर ऑफ गुड्स क्या है, आपका कुछ यूनिक पेटेंट राइट है कि नहीं है, कोई लाइसेंस पोजीशन है क्या नहीं है। यूनिक पेटेंट राइट का मतलब आपको कोई ऐसा पेटेंट है जिसका एडवांटेज केवल आपके पास है ना। जैसे कोरोना वैक्सीन का जो इन्वेंशन है उसका पेटेंट हमारे पास, तो हम ही बनाएंगे, तुम क्या बनाओ, तुम्हें बनानी है तो खरीदो हमसे। गुडविल बढ़ाएगा, शेयर प्राइस बढ़ाएगा। नेचर ऑफ गुडविल, गुडविल एक रेपुटेशन है जो बिजनेस एंजॉय करता है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, हाई टर्नओवर, हाई प्रॉफिट्स। गुडविल रेपुटेशन पे ये मानते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट होगा आपको, किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। तो सारी एसेट सेपरेटली सोल्ड होती है, लेकिन गुडविल कभी भी सेपरेटली सोल्ड नहीं होती, ना तो गुडविल सेपरेट एग्जिस्टेंस में आती है। गुडविल फिक्टिशियस एसेट नहीं है, इसको खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है जब आप बिजनेस को खरीद बेच रहे हो। अकेले नहीं बिकती गुडविल, मशीनरी अलग से बिक सकती है, बिल्डिंग अलग से बिक सकती है, लेकिन गुडविल तब बिकती है जब या तो आप बिजनेस को बेच रहे हो या फिर खरीद रहे हो। इसलिए दो गुडविल होती है, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। दूसरे की खरीद ली तो परचेज, और खुद की बनी हुई है तो सेल्फ जनरेटेड। वैल्यूएशन की जरूरत क्यों है, पीएसआर में परचेज ही आती है ना बुक्स में परचेज भी आती है। सेल्फ जनरेटेड वैसे रिकॉर्ड करते हैं अपन, जो आपको बैलेंस शीट में गिवन होती है। एज पर अकाउंटिंग 26 गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ओनली व्हेन कंसीडरेशन इन मनी और मनी वर्थ इज पेड फॉर। तब लिखते हैं जब उसके लिए पैसे का वर्थ जो है वो दिया जाता है। इसलिए आप इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। वैल्यूएशन की बात करें तो गुडविल वैल्यू करने का एवरेज प्रॉफिट तरीके में सिंपल और वेटेड, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन में एवरेज और सुपर प्रॉफिट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट में आपको अबनॉर्मल गेन जो है वो तो प्लस कर देना है, अबनॉर्मल इनकम माइनस कर देनी है ना। जो नॉर्मल P&L के एडजस्टमेंट है वो ध्यान रखना। जैसे क्लोजिंग स्टॉक है, अगर वो एक साल ओवर वैल्यूड था तो क्लोजिंग पे ओवर वैल्यूड माना जाएगा और अगले साल के ओपनिंग पे अंडर वैल्यू में काउंट किया जाएगा, है ना। अब इन चीजों में अंदर ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, घर पे पढ़ना। अभी तो आगे फोकस करते हैं चीजों पे। सिंपल एवरेज में टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, और फिर एवरेज प्रॉफिट को ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल आ जाती है। वेटेड के अंदर टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड कर दो, फिर जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगी। सुपर प्रॉफिट के लिए दो प्रॉफिट चाहिए होते हैं। सुपर तब होता है जब एवरेज और नॉर्मल में अंतर आता है। आपका एवरेज है 40,000 और नॉर्मल हुआ है 30,000, तो 10,000 जो है वो क्या है आपका सुपर प्रॉफिट है। तो नॉर्मल प्रॉफिट या तो गिवन होता है या निकालना पड़ता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। जब असेट दे रखी हो, पार्टनर कैपिटल दे रखी हो, तो पार्टनर कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड काउंट नहीं करते, हाँ असेट को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज कर दो तो गुडविल आ गई। कैपिटलाइजेशन में आपको दो तरीके, टोटल एक्चुअल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट आपका जो आएगा, एवरेज प्रॉफिट से आपको कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करोगे 100 अपॉन रेट, और फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू को माइनस करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड से, जिसको और क्या दूसरा नाम देते हैं बेटा, नेट टेंजिबल एसेट्स। हो गया क्लियर? चलिए सुपर प्रॉफिट है तो सबसे आसान है, 100 अपॉन रेट कर दो, सीधे गुडविल आपके पास आ जाएगी। चेंज इन पीएसआर में सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है तो ओल्ड माइनस न्यू,
और अगर इसी रेशियो में आंसर नेगेटिव आ जाता है तो उसको गेन बुला देते हैं। इसका उल्टा लगाते हो, अगर गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड इसमें नेगेटिव आ गया तो उसको सेक्रीफाइस बुला देते हैं। गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में बढ़ती है और एंट्री पास होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बहुत सी बार कंपनसेशन अमाउंट गुडविल का पता लगाना पड़ता है, कितना कंपनसेशन होगा, बहुत सी बार हर बार पता लगाना पड़ता है। तो गुडविल की जो वैल्यू आएगी या तो वो आपको पता लगानी पड़ेगी मेथड से, या फिर क्वेश्चन सीधे दे देगा गेनिंग शेयर का हिस्सा लगाओ, आपको पता चल जाएगा कंपनसेशन कितना। जितने भी रिजर्व्स हैं वो सारे पार्टनर कैपिटल बांट लेते हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस है वो पार्टनर कैपिटल बांट लेते हैं, लॉसेस बांट लेते हैं ओल्ड रेशियो के अंदर। बांटेंगे नहीं, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो सेक्रीफाइस गेन में होगी और बैलेंस शीट में वापस वो का वही अमाउंट दिखेगा। बांट लिया तो ओल्ड रेशियो में बांट के कैपिटल में दिखा देंगे और बैलेंस शीट में से गायब हो जाएगा। सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री होगी, वो भी सेक्रीफाइस गेन में, और बैलेंस शीट में अमाउंट वैसे के वैसे दिखेंगे। इसमें दो रिजर्व है जो ज्यादा उंगली करते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन और आईएफआर। लाड़ी के बुआ बने फिरते रहते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी 3 केस है। आपने मुआवजा रख रखा है रिजर्व बना के कि किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा तो पैसा दे देंगे, अगर क्लेम नहीं आया तो पूरा बांट लो, अगर पूरा ही क्लेम आ गया तो कुछ मत बांटो, क्लेम पे चल जाएगा प्रोविजन के नाम पे, और ज्यादा आ गया तो फिर रिवैल्यूएशन में से लेके आओ। ठीक है, अब आप बोलोगे रिवैल्यूएशन में क्यों घुस रहे हैं, क्योंकि ये रिजर्व किधर दिखते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखते हैं, और लायबिलिटीज का जो रीअसेसमेंट है वो कहाँ होता है, रिवैल्यूएशन में। इसलिए पार्टनर सीधा पैसा नहीं लाता, रिवैल्यूएशन में से पैसा लाता। ऐसा ही आईएफआर के साथ है, लेकिन आईएफआर लाडी की बुआ की जगह लाडी की फूफा है। ये और बड़ी चीज है, ये इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं कि घाटा है कि नहीं है। अगर घाटा ही नहीं है तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन बढ़ जाता है। घाटा है, लॉस है, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू में लॉस शो हो रहा है डिफरेंस, तो फिर रिजर्व से कंपेयर किया जाता है। रिजर्व के बराबर है तो पूरा लॉस बराबर, रिजर्व से कम है तो जितना लॉस है वो एडजस्ट होके जो बच रहा है वो पार्टनर बांट लेगा, और अगर रिजर्व से ज्यादा है तो फिर वही रिवैल्यूएशन में से लेके आओ। अच्छा, एक चीज हो जाए कि मार्केट वैल्यू ज्यादा ही हो जाए तो भैया फिर तो रिजर्व तो बढ़ ही जाएगा, और इन्वेस्टमेंट असेट दिखते हैं बैलेंस शीट में तो रिवैल्यूएशन में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी और वहां से जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर ले जाए। ये तो चीज मतलब रिजर्व्स तो कंपनी ने जितने का बनाया उसमें वो थोड़ी तोड़ेंगे मार्केट वैल्यू बड़ी बड़ी, तो चेंज दिखाएंगे सॉरी, रिवैल्यूएशन में चेंज दिखाएंगे ना भाई। 480 की बुक वैल्यू थी, अब हो गई 5,20,000 की, तो 40,000 का चेंज है। असेट किधर दिखती है, इंक्रीज होती है वो क्रेडिट साइड तो उधर दिख जाएगा, बस बात खत्म। तो ये चीज हमने अभी की अभी देख ली और समझ ली, कोई दिक्कत इसमें। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो गेनिंग और सेक्रीफाइस में होगा। अगर लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना बेटा तो नेगेटिव इफेक्ट होता है, सेक्रीफाइस डेबिट हो जाता है, गेनिंग क्रेडिट हो जाता है, ध्यान रखना है ना। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हो और नेट लॉस आ रहा है तो उसके लिए रिवर्स एंट्री चलती है, सेक्रीफाइस डेबिट होगा और गेनिंग क्रेडिट होगा, है ना। तो ये हमने पूरी बात कर ली। इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ आगू एडमिशन तक ही है, रिटायरमेंट तो आ ही नहीं रहा। चलिए, तो कोशिश रही तो 12 बजे तक हम पूरा कर चुके होंगे पार्टनरशिप को। एडमिशन ऑफ पार्टनर की अगर हम बात करें तो सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट से ही नया पार्टनर एडमिट होता है। जैसे जब शादी होती है तो भाभी तभी आती है जब इधर के घर वाले भी तैयार हो, उधर के घर वाले भी तैयार हो, नहीं तो फिर तो फरारी काटनी पड़ती है कि हम तो साबाद की वादियों में छुपे हुए, पापा को बोलो बंदूक रखे तो आएंगे हम। तो जब तक सबकी कंसेंट नहीं है तब तक एडमिशन नहीं है। अच्छा, एडमिट करते ही क्यों है, क्योंकि हो सकता है हमें कैपिटल की जरूरत हो सकता है उसके गुडविल की जरूरत हो, या अपना कोई मैनेजर हो, अपन ने चैप्टर 1 में देखा था वो रुचि का, वैसी कोई अच्छी मैनेजर हो, आ जाओ तुम्हें भी पार्टनर बना लेंगे हम, तो ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा, नया पार्टनर आएगा तो क्या मांगेगा भाई, जब तक भाभी नहीं थी तो नहीं थी, अब भाभी आ गई तो भाभी कह रही तिजोरी की चाबी मम्मी, तो मेरा कंट्रोल है ना, आप तो हो गए रिटायर। तो ऐसे जब नया पार्टनर आएगा तो असेट में हिस्सेदारी मांगेगा और प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांगेगा, तो फिर यहाँ पर भी हमें एडजस्टमेंट करने पड़ेगा। चेंज इन पीएसआर में तो क्या आपका खेल आसान था, आपको नया पीएसआर भी दे देते थे, ओल्ड पीएसआर भी दे देते थे, आप सेक्रीफाइस करके पता लगा लेते।
लेकिन यहाँ पे ये नकटा जो आ रहा है नया पार्टनर, ये अपना हिस्सा ला रहा है, तो ये जब हिस्सा लाएगा तो नया पीएसआर निकालना पड़ेगा। तो वहां सेक्रीफाइस का फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू, तो सेक्रीफाइस अंदर ले आओ, न्यू बाहर ले जाओ, तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इक्वल्स टू न्यू। तो ओल्ड पार्टनर का नया शेयर निकालने के लिए ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस कर देंगे, और नया पार्टनर तो बता ही रहा है कि मैं कितना शेयर ला रहा हूं, तो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर बराबर कर देंगे, नया पीएसआर तीनों का बन जाए। सेक्रीफाइस गेन निकलेगा, गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। अब ये नए भाई साहब आ रहे हैं, प्रॉफिट में हिस्सा मांग रहे हैं, एसेट में हिस्सा मांग रहे हैं, तो इसके बदले में क्या लाते हैं? कैपिटल। और कैपिटल के अलावा एक एक्स्ट्रा अमाउंट और लाया जाता है ओल्ड पार्टनर के सेक्रीफाइस को कंपनसेट करने के लिए, जिसको आप क्या बुलाते हो? प्रीमियम ऑफ गुडविल। उसके अलावा वही पूरी कहानी जो रिकॉन्स्टिट्यूशन में करी, वही रिजर्व बनाओ, वही रिवैल्यूएशन बनाओ, और वही एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, वही एक्यूमुलेटेड लॉस। बांटेंगे तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में ले जाए, नहीं बांटेंगे एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी, बैलेंस शीट में वापस अमाउंट दिख जाएंगे। लेकिन इसके अलावा बैलेंस शीट के यहाँ दो एडजस्टमेंट बढ़ जाता है। नया पार्टनर लाता है पैसा, तो आपका कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस जो है वो बढ़ेगा, है ना। और अगर करंट अकाउंट बन रहा है किसी का, तो वो बैलेंस शीट में असेट साइड पे शो होगा। ठीक है, उसकी चर्चा देखेंगे। सबसे पहले नेट पीएसआर, न्यू पीएसआर। पहला केस, नए पार्टनर ने केवल अपना शेयर बता रखा हो, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बचे हुए शेयर का बंटवारा कर लेते हैं। आप दोनों पार्टनर थे, रेशियो था 50:50। अब मैं आया 20% के लिए, तो अब आप दोनों के लिए बचा 80। तो अब 80 को कैसे बांट लोगे आप? 50:50, यानी 40 तुम्हारा 40 तुम्हारा 20 हमारा, तो रेशियो बन गया 2:2:1। दूसरा केस, फिक्स्ड प्रोपोर्शनेट में बांट ले। नया पार्टनर कहते कि मैं 20 के लिए आ रहा हूं, 10 तुझसे लूंगा 10 तुझसे लूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने सेक्रीफाइस बता दिया आपको, माइनस कर दो, है। फर्स्ट केस के अंदर तो ओल्ड रेशियो क्या हो जाता है? सेक्रीफाइस हो जाता है। सेकंड केस में बता ही दिया इक्वल प्रोपोर्शन है। तीसरा केस कोई फ्रैक्शन या रेशियो हो सकता है, इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल प्रोपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन बाय ओल्ड पार्टनर फॉर न्यू पार्टनर। अच्छा, ये उल्टा केस है, ओल्ड पार्टनर खुद ही सरेंडर कंडीशन बता देते हैं, मैं अपने हिस्से का इतना सेक्रीफाइस करूंगा, ये अपने हिस्से का इतना सेक्रीफाइस करेगा, तो हम दोनों का जोड़ लेना, वो तेरा बन जाए, है ना। नया पार्टनर खुद डिटरमाइन कर दे, नया पार्टनर खुद बोल दे तू इतना सेक्रीफाइस कर, तू इतना सेक्रीफाइस कर, तो 4 केसेस बन सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही, ओल्ड और न्यू गिवन हो तो सीधे निकाल लो, ओल्ड पीएसआर और न्यू पीएसआर का शेयर गिवन हो तो न्यू पीएसआर पूरा निकालो और उसके बाद निकलेगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सेक्रीफाइस के लिए, तो ऐसी कंडीशन में सेक्रीफाइस क्या रहेगा? ओल्ड रेशियो रहेगा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है। सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन, तो जो रिलेटिव सेक्रीफाइस है नए पार्टनर के लिए, वो आपको रेशियो निकालना पड़ेगा, वो जो भी सेक्रीफाइस रेशियो बनेगा वो उनका सेक्रीफाइसिंग काउंट किया जाएगा। एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय न्यू पार्टनर इन अ गिवन प्रोपोर्शन, तो वो गिवन प्रोपोर्शन के हिसाब से आपको पता लगाना। गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि अगर कैश में नहीं ला रहा है तो करंट अकाउंट ओपन कर देंगे, है ना, और एंट्री हो जाएगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और एडजस्टमेंट हमेशा किसमें होगा? सेक्रीफाइस और गेन में होगा। और अगर नया पार्टनर गुडविल लाता है तो गुडविल लाने की एंट्री वही 11th की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, तो कैपिटल ला रहा है और गुडविल भी ला रहा है कैश में, तो कैश टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर वही उसको रिटेन करेंगे, तो वहां न्यू पार्टनर करंट अकाउंट की जगह प्रीमियम गुडविल ऐड हो जाएगा, प्रीमियम गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइस और गेन में। और विड्रॉ कर रहे होंगे तो बैंक टू ओल्ड पार्टनर हो जाएगा, सेक्रीफाइस और गेन। ओल्ड पार्टनर टू बैंक टू ओल्ड पार्टनर, हाँ सॉरी, ओल्ड पार्टनर टू बैंक, बातों में निकल गलती होगी हमसे। चलिए, गुडविल, हिडन गुडविल को एक और नाम दिया जाता है इन्फर्ड गुडविल। इसके लिए करना क्या पड़ता है? इसके लिए नए पार्टनर के शेयर के हिसाब से टोटल फर्म की कैपिटल, मतलब टोटल कैपिटल फर्म की पता लगाई जाती है, और फिर जो एक्चुअल कैपिटल है उस रिकॉन्स्टिट्यूटेड एडमिशन होने के बाद उसको लेस किया जाता है और डिफरेंस पता लगाया जाता है। जैसे एक पार्टनर है जिसकी कैपिटल है 1 लाख और वो आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, यानी 1/6 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और कैपिटल ला रहा है 1 लाख। तो अगर वो 1/6 के लिए आ रहा है तो टोटल फर्म का रेशियो कितना होना चाहिए? 6।
तो अगर रेसिप्रोकेट कर दें तो 1 लाख इंटू 6/1 कर दें तो बनता है 6 लाख। यानी नए पार्टनर के नजरिए से टोटल फर्म मतलब टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए? 6 लाख। अब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल जोड़ लेते हैं तो 2 लाख और 1.5 लाख है तो 3.5 हो रही है, और नया पार्टनर 1 ला रहा है तो यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद 4.5 लाख की कैपिटल होगी। अब इसके नजरिए से होनी 6 लाख थी लेकिन हो एक्चुअल में 4.5 ही दी है, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 1.5 लाख का। वो क्या बन गई आपकी? हिडन गुड। और फिर उसमें से आप शेयर निकाल लोगे और एडजस्टमेंट कर लोगे। सबसे पहले ascertain the total combined capital of old and new partner, find out the total capital of the new firm and फिर finally determination of goodwill। revaluation पिछले चैप्टर की बातों में हम भूल गए थे गलती से, इस चैप्टर में पकड़ के पूरा कर लेते हैं। एसेट इंक्रीज हो रहा है तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड एंट्री हो गई एसेट टू रिवैल्यूएशन, है ना। देखो इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? रिवैल्यूएशन पे आ रहा है ना, क्योंकि रिवैल्यूएशन कैसा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है ना। गेन कर रहे होगे, इनकम आ रही होगी तो क्रेडिट पे, एसेट की वैल्यू बढ़ी गेन हो रहा है तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट पे, एसेट की वैल्यू घटी लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन डेबिट पे, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ी तो रिवैल्यूएशन डेबिट पे, हाँ, और लायबिलिटी घटी तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ जाती है तो नुकसान है वो तो डेबिट पे, और अनरिकॉर्डेड एसेट आ जाती है वो 10th के रजिस्टर में उसके लव लेटर के साथ वो पुराने 500 के 2 नोट दिखे, मेरी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यू आर ऑन माय क्रेडिट साइड। फाइनली प्रॉफिट पता लगा लेते हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो डेबिट साइड पे दिखा देते हैं और पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट पे ट्रांसफर हो जाता है। लॉस हो रहा है तो क्रेडिट पे दिख जाएगा रिवैल्यूएशन में अकाउंट में, और पार्टनर कैपिटल के डेबिट में मेंशन हो जाए। ये इसने एक ही पार्ट में गुडविल का पूरा एडजस्टमेंट कर दिया। इसको देख लेते हैं एक बार, कहाँ कह रहे होगो 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 कहाँ कह रहे हो? गुडविल कैश में लाता है, वही सारे एडजस्टमेंट जो अभी देखे थे, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, और विड्रॉ हो रहा है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू कैश। गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। नया पार्टनर गुडविल का आधा टुकड़ा कैश में ला रहा है तो नकटा जितना आधा कैश में ला रहा है वो तो कैश टू प्रीमियम, और फिर जितना टुकड़ा कैश में नहीं ला रहा है तो प्रीमियम एंड पार्टनर करंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। एंड पार्टनर यानी न्यू पार्टनर है ना, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। प्राइवेटली दे देता तो कोई एंट्री करनी ही नहीं है ना। नया पार्टनर गुडविल काइंड में लाया तो जो भी एसेट लाया एसेट टू प्रीमियम, और फिर प्रीमियम टू सैक्रिफाइस। रिटेनिंग की एंट्री तो सब जगह होगी, यहां पर भी थी, यहां पर भी थी, यहां पर भी थी, यहां पर भी थी। एसेट टू प्रीमियम क्यों हो रहा है? एसेट टू प्रीमियम हो रहा है ना, गुडविल काइंड में ला रहा है, गुडविल काइंड में, कैपिटल नहीं, गुडविल काइंड में। लायबिलिटी भी तो ला सकता है, मतलब एसेट एसेट ही ला। अब यार वैसे तो एसेट ही लानो, अगर लायबिलिटी तो डेबिट पे जाओ, मतलब क्रेडिट पे दिखाओ, प्रीमियम के साथ, प्रीमियम के साथ दिखाओ, और पता कर सकता है। उसमें क्वेश्चन देखना पड़ा, वो क्वेश्चन को टाइम को नहीं। अब आप पूछ रहा तू, अभी बताएंगे तेरे को, तू तो 5 बजे तक है यार, अपने को 2 बजे तक निपटाना है काम। गुडविल हिडन हो तो नए पार्टनर का करंट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वही रिटेनिंग की एंट्री, तो रिटेनिंग एंट्री सब जगह होती है। विड्रॉ बोल रखा हो तो विड्रॉ की एंट्री कर दो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर टू कैश, और जब जब नगद ला रहे हो या काइंड में ला रहे हो तो एंट्री हो रही है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसी के साथ दीनबंधु दीनानाथ को एक और बार एंटी काउंटर क्लॉकवाइज दिखा देते हैं, घुमा देते हैं। घूम जा बेटा, शाबाश। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, यही बात करी हमने, है ना। इसका एक नाम और क्या आ रहा है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका भी मेमोरेंडम है? हाँ, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जैसे बढ़ते थे वैसे बढ़ते हुए आ रहे, है ना। एक चीज ध्यान रखनी है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बढ़ता। तो इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप तो हो गया समाप्त, और मेरे हिसाब से 1 मिनट पहले ही हम संपूर्ण कर चुके हैं। मौमिता
नाम है क्या मोमिता? मोमिता। हाँ उस पे कूद रहे हैं सीधे, उधर उधर से शुरुआत करनी है, अभी तो वो भी तो बच रहा ना अपना, उधर से शुरुआत करनी है, बैलेंस शीट और P&L वहीं से शुरुआत करनी है। खर्चों पे आ गए। आप खर्चों के नाम ही याद नहीं होते यार। यही तो बात है, जीवन में तुम्हें खर्चे पता नहीं चल पा रहे हैं। एक तो डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, एक तो अदर होता है। चलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी पार्ट बी से शुरुआत कर रहे हैं, फिर कंपनी इशू ऑफ शेयर पे जाके समाप्ति पकड़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी जो कि एक गिवन पीरियड में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाते हैं। कंपनी एक्ट 2013 में ये डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40 में। किस किस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना गया है, बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना गया है ना। बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है, पोजीशन स्टेटमेंट, पोजीशन पोजीशन स्टेटमेंट, क्योंकि बैलेंस शीट क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। स्टेटमेंट ऑफ P&L, इसी का दूसरा नाम क्या है, इनकम स्टेटमेंट, क्योंकि ये भैया क्या बताते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स दोनों में बनते हैं कमबख्त मारे, और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो टर्म 2 में मुलाकात करेगा, अभी तो आप इनको कर लो। सेक्शन 129 कंपनी एक्ट का कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में है, अपनी इच्छा से नहीं बना सकते कि ले आज मैं ड्राइंग करके देख, इधर बादल पे तो मैं एसेट दिखाऊंगा और इधर चंदा मामा पे लायबिलिटी, ऐसा नहीं हो सकता। जिस फॉर्म में बोल रखा है उसी फॉर्म में करना है। शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में तो बैलेंस शीट है और शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में P&L। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर, ये थ्योरेटिकल पार्ट है बच्चों, इस पे ध्यान रखना, है ना। आपके पास डीके गोयल हो घर पे तो उसमें ये चैप्टर नंबर 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसको पढ़ के जाना थोड़ा सा, है ना, वो है टर्म 1 में है, ठीक है ना। तो नेचर क्या है, आपको रिकॉर्डेड फैक्ट्स मिलते हैं, आपकी फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, सारी चीजें आपको रिकॉर्ड होके मिलती है, ये फैक्ट है आपके लिए। आप पढ़ के बोलोगे हाँ भैया ये स्थिति चल रही है। अकाउंटिंग कन्वेंशन और कंसेप्ट्स के हिसाब से प्रिपेयर होता है, ऐसा नहीं है अपनी इच्छा से हाँ भैया इधर इधर रख दे, इधर इधर, ये इधर इधर रख दे, ऐसा नहीं। तराजू ये 50,000 इधर डाल के दे, हाँ बैलेंस अपने हिसाब से नहीं, कन्वेंशन और कंसेप्ट के हिसाब से, है ना, क्योंकि रिलायबल है, अंडरस्टैंडेबल है और कंपेरेबल हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कन्वेंशंस और कंसेप्ट्स का यूज क्यों है, क्योंकि आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हो, आप इन पे रिलाय करते हो और आप इन्हें समझ पाओ, तो इस तरीके से। और साथ ही साथ ये पर्सनल जजमेंट्स को अफेक्ट करते, मतलब ये पर्सनल जजमेंट से अफेक्ट होते हैं, है ना। आपने कह दी सीए को बेटा इसमें 2 जीरो ज्यादा 2 जीरो ज्यादा है ना। तो अब ये हंसी मजाक की बात अलग है, लेकिन जैसे आप मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, वैल्यूएशन कैसे कर रहे हो इन्वेंट्री का, है ना, तो ये सारे पर्सनल जजमेंट्स है। अब आपका सीए उसने कह दिया अरे सर एसएलएम भी अपन डब्ल्यूडीवी चलाएंगे, आप कह रहे हो एसएलएम, वो कह रहा है डब्ल्यूडीवी डब्ल्यूडीवी चलेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, आपकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज और बोरोइंग्स की जानकारी देता है आपको, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बताता है आपको फिक्स करके, आप कितने पोटेंशियल यूज कर पा रहे हो। आपके इन्वेस्टर देखना चाहते हैं ना, वो इन्वेस्टर बोलेंगे फिर निर्णय लेंगे इसमें इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, तो इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट करा जा सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। साथ ही साथ बैंक को जानकारी देनी पड़े, बैंक से लोन ले, बैंक में खातों चले अपनों, है ना, डेब्ट सिक्योर करना पड़े। आपके कैश फ्लो बताता है, आपके पास नगद नारायण कतरो आरो है और कतरो जारो है। साथ ही साथ आपका मैनेजमेंट कितना इफेक्टिव काम कर रहा है, ये चीज भी किससे पता चलेगी, क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा होगा तो लॉस होता है क्या, है? अगर बच्चा ईमानदारी से पढ़ रहा तो फेल होता है क्या। ये ऐसी बातें मत करो, देखो कल पेपर है हमारा। एनुअल रिपोर्ट एज पर लॉ कंपनी को साल में एक बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट में दिखाने पड़ते हैं, जिसके साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट और ऑडिटर की रिपोर्ट। तो कंपनी के एनुअल रिपोर्ट के सेट में एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट, एक ऑडिटर की रिपोर्ट, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक नोट्स टू अकाउंट्स, ये चीजें शामिल होती है। वैसे आप जब रियल लाइफ में आओगे तो क्वार्टरली भी प्रेजेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, तिमाही नतीजे भी आते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट P&L को देखते हैं, ये आपकी बैलेंस शीट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 3 हेड अपने काम के हैं,
शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में आते हैं एमआरएस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट एप्लीकेशन, ये तो आई नहीं रहा। मनी पेंडिंग ऑन नहीं आ रहा है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। हाँ आ नहीं रहा ठीक है, लेकिन अब वो कोडिंग के हिसाब से तो एमआरएस ही बन रहा है। आरएस बना लो, रॉयल स्टेक, रिजर्व्स इन सरप्लस और शेयर कैपिटल, ये दो चीजें आ रही है। हाँ हाँ चलो इग्नोर ही रखते हैं, है ना। शेयर कैपिटल में इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में दो चीजें याद रखनी है, आरएस रॉयल स्टेक अपना, रिजर्व्स इन सरप्लस एंड शेयर कैपिटल। नॉन करंट लायबिलिटी में है डॉल, है ना, हाँ लॉल कर दो, डिफर्ड टैक्स भी नहीं आ रहा, लॉल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब करंट लायबिलिटी में तो सब आ रहा है दादी, तो इसको टॉस बुलाते हैं अपन, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब ये चीज और आसान है, नॉन करंट में जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, तो वही करंट के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। टोटल होगा, टोटल होने के बाद असेट आ गो, असेट में है नॉन करंट जिसका है एफडी का लोन, है ना, फिक्स्ड असेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट असेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड असेट में खुद 5 आए, टेंजिबल, इंटेंजिबल, टेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, वर्किंग कैपिटल, सॉरी टेंजिबल तो है अंडर कंस्ट्रक्शन, इंटेंजिबल है अंडर डेवलपमेंट, है ना। टेंजिबल तो वर्क इन प्रोग्रेस चलता है, मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के नाम से आता है, सॉरी। करंट असेट में आता है टिस्को, नगद वाले डिस्को, अगर उधार वाले किसको, अपना है टिस्को। ट्रेड वहां पेएबल था लायबिलिटी में, तो यहाँ रिसीवेबल हो जाएगा, है ना। अब बाकी चीजें नॉन करंट असेट से रिलेट कर लो, नॉन करंट असेट में लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस था, तो ये शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस हो जाएगा। वहां नॉन करंट इन्वेस्टमेंट थे, तो यहाँ करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएंगे। इसके अलावा इन्वेंट्री आ जाएगा, अदर्स आ जाएगा, और का बच रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। शेयर कैपिटल की बात करें तो ऑथोराइज्ड होती है, इशूड होती है, सब्सक्राइब्ड होती है, कॉल्ड अप होती है, पेड अप होती है। नोट्स टू अकाउंट्स में सब्सक्राइब्ड का टोटल लगाते हैं, और ये सब्सक्राइब्ड कैपिटल का अमाउंट ही बैलेंस शीट में शो होता है। अब ये सब्सक्राइब्ड भी दो होती है, या तो फुली पंडित होती है या नॉन फुली पंडित होती है, यानी नॉन फुली पेड अप और फुली पेड अप, है ना। नॉन फुली पेड अप में कॉल्स इन एरिया लेस होते हैं और शेयर फॉरफिटेड अमाउंट ऐड होता है। ये कौन सा शेयर फॉरफिटेड अमाउंट है? शेयर तो री इशू कर देते हैं, नहीं, जो री इशू हो गए वो तो सब्सक्राइब्ड हो गए। ऐसे शेयर जो फोरफिट हो गए लेकिन री इशू नहीं हुए, उनका जो फोरफिचर अमाउंट है वो शेयर फोरफिटेड के नाम से ऐड किया जाता है। बात समझ में आई दोस्तों? है ना, विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ शेयर नॉट री इशू। और फिर जो ये सब्सक्राइब्ड का फाइनल टोटल है, ये बैलेंस शीट में दिखता है। ऑथोराइज्ड कैपिटल कहाँ दिखती है? माओ में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कैपिटल क्लोज में, ठीक है। इशूड कैपिटल, इसमें से जो पार्ट इशू कर दिया और इसमें से जितना सब्सक्राइब कर लिया वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में सारे जिसमें जिस भी शब्द के पीछे रिजर्व हो वो सब किसमें? रिजर्व में। और सरप्लस का नाम तो अलग से लिखा है, रिजर्व इन सरप्लस। सरप्लस का मतलब P&L का क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस गिवन है तो दिखाएंगे तो यही, लेकिन नेगेटिव साइन में मेंशन किया जाएगा। क्या देगा? P&L का डेबिट बैलेंस, क्रेडिट हो तो ऐड होगा। चमन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बॉन्ड, डिबेंचर, टर्म लोन, बैंक से अदर पार्टी से पब्लिक डिपॉजिट, 12 महीने से ज्यादा किसी सब्सिडरी का लोन इन एडवांस, या कोई भी ऐसी चीज जो लोन इन एडवांस लगे, है ना। लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दो नाम ही मिलते हैं अक्सर, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटी, जो आपकी ऑपरेटिंग साइकिल से बाहर है या 12 महीने के बाद सेटल होते हैं। करंट लायबिलिटी जो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है, यूजुअली 12 महीने के अंदर जो काम हो जाता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग में वही लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड। यहाँ पे आता है नॉन करंट में तो टर्म लोन जो बैंक से लिया जाता है, करंट में उसी को टर्म लोन को जो है हम 12 महीने के अंदर का रख रहे हैं, तो वो बन जाता है लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, है ना, है वो भी बैंक से। तो ये पता लगाना पड़ेगा। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट, लोन फ्रॉम अदर पार्टी विद इन 12 मंथ, कोई भी डिपॉजिट। ट्रेड पेबल में दो ही नाम आते हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। अदर में सारे आ गए, अदर की लिस्ट याद रखना बेटा। कोई ऐसा लॉन्ग टर्म डेप्ट जो इस साल मैच्योर हो रहा है, कोई ऐसा बोरोइंग ड्यू जो इस साल है, इंटरेस्ट अकर्ड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, है ना, इंटरेस्ट अक्रूड बट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनपेड डिविडेंड्स, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ड्यू फॉर रिफंड,
है ना, अनपेड मैच्योर डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड, अनपेड मैच्योर डिबेंचर्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड, कॉल्स इन एडवांस, और कोई भी ऐसे अदर पेबल्स जो इस साल पे करने, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जो 12 महीने के अंदर है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रपोज डिविडेंड को कंटिंजेंट लायबिलिटी समझ के लिखा जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर को डिडक्शन करके दिखाएंगे ट्रेड रिसीवेबल से बैलेंस शीट में, उन्हें इधर दिखाने की जरूरत ना है। नॉन करंट असेट में फिक्स्ड असेट बच्चे बच्चे को पता है, लैंड बिल्डिंग प्लांट इक्विपमेंट टेंजिबल होती है ना, और आशीष सर तो कहते हुए आ ही रहे, इज्जत तो साइंस वालों की होती है, हम तो तेरी गुडविल वैल्यू करके बेट डालेंगे, तो वो हमारी इंटेंजिबल होती है, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कोई बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, है ना, जो बना रहा हूँ अभी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में सारे इन्वेस्टमेंट 12 महीने से ज्यादा समय की प्रॉपर्टी में हो, इक्विटी में हो, प्रेफरेंस में हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो, डिबेंचर में, बॉन्ड में, बस ये हो कि आपके क्या कर रखा हो, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, रीसेल का पर्पज नहीं है, रिटेन रखने का पर्पज है ना। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, आपने किसी को दिया हो तो दो ही होते हैं वैसे तो, कैपिटल एडवांस, पैसा दे दिया, अब असेट ही आएगी, है ना। बाला भैया जो उसमें दिया है साल की शुरुआत में 5 लाख रख, मेरी मोरेज गैराज की हेक्टर बुक कर, और 6 महीने बाद गए, ये बचे हुए 15 लाख ले गाड़ी दे तो 5 लाख जो डिपॉजिट थे वो कैपिटल एडवांस है ना। बिजली का कनेक्शन लिया, सिक्योरिटी रखवाई, अब ऐसा तो है नहीं एक साल में बिजली का कनेक्शन कैंसिल, अब वो तो जब धंधा बंद होगा तब देखेंगे, तो ये सारे सिक्योरिटी डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। अदर नॉन करंट में कुछ और बचो रहेगी, और जो 12 महीने से ज्यादा और आपकी संपत्ति है तो वो दिखा देना। करंट असेट में करंट इन्वेस्टमेंट वही सारी चीजें, लेकिन 12 महीने के अंदर की नॉन करंट वाली सारी चीज। इन्वेंट्री बहुत तरीके की होती है बेटा, कच्चा माल रखा होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड होता है, स्टॉक इन ट्रेड होता है, स्टोर इन स्पेयर्स होता है, और लूज टूल्स होता है। ये स्टोर स्पेयर्स लूज टूल्स अकाउंटिंग रेशियो में काम में लिए नहीं जाते, हाँ लूज टूल्स काउंट नहीं होते यहाँ पे, है ना। स्टोर्स और स्पेयर्स अब देख लो पड़ेगा, अभी कल ही रहोगे काम, है ना। ट्रेड रिसीवेबल, डेटर और बिल्स रिसीवेबल, जैसे वहां पे दो ही थे, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। कैश इक्विवेलेंट में सारे नगद नारायण, बैंक का बैलेंस, कैश का बैलेंस, चेक, जितने भी ड्राफ्ट हैं, कोई भी ईयर मार्क बैलेंसेस रखे हुए हैं, कोई भी मार्जिन मनी रखा हुआ है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में आपने कोई लोन एंड एडवांस किसी रिलेटेड पार्टी को दे रखा हो तो ये 2-3 महीने में दे देना यार। अदर करंट असेट में कुछ और चीजें जो आ सकती हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स। कंटिंजेंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो आई नहीं है लेकिन आ सकती है, ये रिकॉर्ड नहीं होती है ना, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज नहीं होती। कैपिटल कमिटमेंट ऐसी कोई फ्यूचर लायबिलिटी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स। प्रपोज डिविडेंड हमेशा करंट ईयर में काउंट होगा। बिल्स रिसीवेबल, डिस्काउंट फ्रॉम बैंक बट नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट और अदर मनी, ये कुछ चीजें जो कंटिंजेंट लायबिलिटी और कैपिटल कमिटमेंट्स के अंदर शामिल करी जाती। P&L में मैंने पहले से सिखा रखा है, पिताजी कहते ही हैं बाला को कि 2 पैसे कमाओगे तो 7 खर्चे होंगे, और बेटा तब पता चलेगा कि जिंदगी का चीज है वो, जिंदगी को ही बुलाते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 2 कमाई होती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, इन दोनों को मिला लो तो आपका टोटल रेवेन्यू, आपकी टोटल कमाई हो गई। 7 खर्चों का नाम ले तो COMC, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस। ये सारे मिलके हो गए आपके टोटल एक्सपेंसेस। आपने जैसे ही टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटाया, आपको आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से आपने टैक्स को लेस कर दिया तो आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने जितने भी प्रोडक्ट, जितनी भी सर्विस से सेल करी है, कोई भी ऑपरेटिंग रेवेन्यू कोई कमाया, भंगार बेच दिया है ना, कोई डिस्काउंट आ गया, कोई रिटर्न हो गया, तो वो सारी चीजें हटाई जाती है। डिस्काउंट से डिस्काउंट, अलाउंसेस, रिटर्न एंड एक्साइज ड्यूटी, सेल ऑफ स्क्रैप तो अलग से आप मेंशन करते हो। एक चीज ध्यान रखना, अगर फाइनेंशियल कंपनी है तो अदर इनकम उनका रेवेन्यू है ना। अदर इनकम में हम दिखाते हैं इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, लेकिन ये इंटरेस्ट और डिविडेंड अगर फाइनेंस कंपनी है तो ये चीजें क्या हो जाएगी, रेवेन्यू का काम हो जाएगा, उनका मेन ऑपरेशन हो जाएगा, है ना। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड फाइनेंशियल कंपनी के केस में RFO में काउंट किए जाते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड है
है ना, ये सारी चीजें आपकी अदर इनकम में आती है ना। कोई नेट गेन कर लिया आपने इन्वेस्टमेंट पे बेच के, कोई फिक्स्ड एसेट बेच के, कोई रेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे। एक्सपेंस सीओएमसी, सीओएमसी का बचपन से फॉर्मूला पता है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। ये बताता है कि कितना माल आपने कंज्यूम करा है और उसकी लागत कितनी है। दूसरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ऐसा माल जो बना बनाया खरीदा था बेचने के लिए, वो अलग से मेंशन होगा। चेंज इन इन्वेंट्री में इसलिए आप स्टॉक इन ट्रेड को भी दिखाओगे, लेकिन यहाँ पे केवल ओपनिंग माइनस क्लोजिंग होगा। फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड का आप बोलोगे रॉ मटेरियल सीओएमसी में एडजस्ट बैठ गया। एम्प्लॉय बेनिफिट में एम्प्लॉय की सैलरी, बोनस, स्टाफ वेलफेयर, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। फाइनेंस कॉस्ट, ब्याज बट्टे के खर्चे, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, डिविडेंड पे कर रहे हो, है ना। डेप्रिसिएशन, बच्चे बच्चे को पता है, टेंजिबल पे लगता है, इंटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन लगता है। इसके अलावा कुछ अदर एक्सपेंस हो, कैरेज इनवर्ड्स, एडवर्टाइजिंग, है ना, वाटर बिल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गए, बेड डेप्ट हो गया, कोई कमीशन पेबल हो गया, तो वो सारी चीजें अदर एक्सपेंस में आती। आपको सारी चीजों के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाने पड़ेंगे। ये इंडिविजुअल कैलकुलेशन फॉर्मेट में तो टोटल अमाउंट दिखता है, बनाना तो ही नहीं, हमें तो कहा भर के आना है, गोला भर के आना है, और जीवन बड़ा सुहाना है। 15 मिनट में हम इस चीज को भी तर्पण कर चुके हैं। हाँ भैया, जीवन के सफर में सफारी चाहिए, है ना। सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा कि ये आरो है कि ये नहीं आरो है, सब आरो है। हाँ, है ना। रेशियो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होती है दो आइटम्स की, उसको बुलाते हैं रेशियो, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियो, ऐसे रेशियोज जो कि अर्थमेटिक रिलेशन बताते हैं, किस पे, अकाउंटिंग वेरिएबल पे, है ना, अकाउंटिंग डेटा पे। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप जब एक्सप्रेस करते हो अर्थमेटिकल रिलेशन देके, तो वही क्या बन जाते हैं, अकाउंटिंग रेशियो। और जब इन्हीं रेशियो पे एनालिसिस हो जाए, या आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे जो है अलग अलग जो आपके फाइनेंशियल फैक्टर्स है उन पे आप रिलेशनशिप देखना चाहते हो, तो वही बन जाता है आपका रेशियो एनालिसिस। ये एक सिंगल सेट ऑफ स्टेटमेंट है जो कि डिस्क्लोज करता है ना, एक स्टडी ऑफ ट्रेंड्स है जो कि आपके सीरीज ऑफ स्टेटमेंट्स पे दर्शाए जाते हैं। तो रेशियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई करना, समस्या कहाँ है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है, टाइम टू टाइम कितना बढ़ रहे हैं कितना गिर रहे हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी पता लगा पाते हो कि ऑपरेटिंग रेशियो, एक्टिविटी रेशियो से कि कितना बेहतर आप इंप्रूव हो रहे हो। एसेस बिजनेस सॉल्वेंसी, आप बिजनेस सॉल्वेंसी भी पता लगाते हो, आप कितने सॉल्वेंट हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पता लगती है ना। फाइनेंशियल पोजीशन को गॉच, आपके लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी बताते हैं कितना नगद नारायण है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से कितना लंबा खेल सकते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस में फैसिलिटेट करता है ना, आप सेम इंडस्ट्री से कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो। आपकी बजट और फोरकास्टिंग करने में रेशियो एनालिसिस आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, ताकि आप फ्यूचर डिसीजंस ले पाओ। और साथ ही साथ अकाउंटिंग फिगर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं। बड़े बड़े चीजें आप सीधे सीधे छोटी छोटी बात में देख लेते हो, है ना भाई। अगर डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 है या उससे बेहतर है, यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन बढ़िया। अब कोई जरूरत नहीं है ढूंढो कि पिछले साल का अच्छी शेयर कैपिटल, टोटल लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना चल रहा है। तो अकाउंटिंग रेशियो, लिक्विडिटी में दो नाम आते हैं, करंट और क्विक। क्विक का ही दूसरा नाम है एसिड टेस्ट, और एसिड टेस्ट के अलावा इसको लिक्विडिटी रेशियो भी बुलाते हैं, है ना। सॉल्वेंसी, सॉल्वेंसी में आते हैं चार, डेब्ट इक्विटी, टोटल एसेट टू डेथ, प्रोप्राइटरी और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके बाद आते हैं टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, डेट, टीआर, टर्टर, टीपीटीआर, टप्टर, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर वक्टर। प्रॉफिटेबिलिटी में जीपीआर, ओआर, ओपीआर, एनपीआर और आरओआई। एनालिसिस देख लेते हैं सबका। ये बढ़िया काम है, ये बढ़िया काम है, इसने संकट ही मिटा दिया जीवन का। इसकी तो सर फोटो दे दो आप, इसकी तो पूजा करेंगे हम आज। इसकी तो पूजा करेंगे हम आज। तो सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, सारे करंट एसेट का टोटल कर लो, सारी करंट लायबिलिटी का टोटल कर लो। स्टैंडर्ड रेशियो है 2:1। इंपॉर्टेंस, हाई करंट रेशियो आपकी एबिलिटी बताता है कि आपके पास शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज पे करने का जिगर है। लो रेशियो का मतलब है कि बीड़ी पीने के पैसे भी नहीं है, शॉर्ट टर्म में स्थिति बहुत खराब है। क्विक रेशियो और लिक्विड, इसमें से तो स्पेयर हटाने की बोल रखा है।
कहाँ बोल रहे हो? एक्सक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स। हाँ चलो ये चीज अपनी हो गई, स्पेयर पार्ट को हटाते हैं, लूज टूल्स को हटाते हैं। जब मारे क्यों, अरे भंगार की चीजें पाने वाले तो मिस्त्री चोरी करके ले जाते हैं। लिक्विड लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी। लिक्विड में हमें ध्यान रखना है, करंट एसेट में से 3 नाम हटेंगे, इन्वेंट्री, प्रीपेड और एडवांस टैक्स। आइडल रेशियो है, एडवांस टैक्स है ना, स्टैंडर्ड है, आइडल है 1:1। जितना अच्छा है उतना आपके पास पैसा रखा हुआ है, मुंह पे फेंक कर मारेगा सारा। सॉल्वेंसी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, 2 की जगह स्लैश लगा तो डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब इनके फंडे बेटा अलग अलग है ना, असेट साइड से पता लगा सकते हैं, लायबिलिटी साइड से पता लगा सकते हैं, तो वो चीज आप में आनी चाहिए। आप जितना अच्छा बैलेंस शीट को समझते हो, आप जितना अच्छा P&L को समझते हो, वो आपको यहाँ पे एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा, है ना। आपको असेट के सारे आइटम पता है तो उससे भी निकल जाएगा खेल, क्योंकि बेसिक इक्वेशन जो 11 चलती है, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल प्लस कैपिटल होता है, एसेट इक्वल्स। अच्छा, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जे सही है, असेट माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल, है ना। तो उस बेसिक इक्वेशन के बहुत सारे काम यहाँ पे आ जाता है ना, क्योंकि बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल क्या होगा, एक ही होगा, जितना टोटल लायबिलिटी होता है टोटल असेट है। तो डेप्थ का मतलब तो है केवल लॉन्ग टर्म डेप्थ, एलटीबी प्लस एलटीपी, और इक्विटी का मतलब है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। या फिर क्या करो, नॉन करंट असेट को जोड़ो, नॉन करंट में वर्किंग कैपिटल जोड़ो, नॉन करंट लायबिलिटी हटाओ, तब आपके पास आएगा वेयर एज वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। इसमें अंदर दे रखे होंगे इसने आइटम, वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल लिख रखा है तो उसके लिए उसने सीधे बाहर बता दिया, CA माइनस CL करना है। आइडल रेशियो 2:1 है ना। जनरली अ लो रेशियो इज कंसिडर्ड फेवरेबल, है ना, ये सेटिस्फैक्टरी है। रेशियो इंडिकेट करता है कि ओनर और आउटसाइडर की एसेट में प्रोपोर्शन कितना है। हायर रेशियो का मतलब है कि आउटसाइडर क्लेम ज्यादा मांग रहे, और रेशियो कम होने का मतलब है कि आउटसाइडर क्लेम कम मांग रहे। टोटल एसेट टू डेब्ट, 2 की जगह क्या लगा दो, स्लैश लगा दो, टोटल एसेट अपॉन डेब्ट। टोटल एसेट नाम में क्या है, टोटल एसेट, तो एसेट साइड का टोटल, नॉन CA प्लस CA। डेट का मतलब वही लॉन्ग टर्म डेब्ट रखना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। जितना रेशियो कम उतना बोरोड फंड का रोल कम। रेशियो मेजर करता है टोटल एसेट पे कितनी उधारी है, ऐसा तो नहीं है कि बिक जाएगी उसके बाद भी जेब से लग जाएगा, ठीक है, तो ये रेशियो बताता है, ठीक है। प्रोप्राइटरी रेशियो नाम में क्या आ गया, प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर क्या चीजें खड़ी करता है, असेट्स बनाता है, तो प्रोप्राइटर अपॉन टोटल असेट। प्रोप्राइटर फंड यानी वही इक्विटी है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, या फिर असेट साइड की अप्रोच पे आओ। तो ये मतलब तीनों फंडे एक में घूमते रहते हैं, तीनों फंडे एक में घूमते रहते हैं। जितना अच्छा रेशियो होगा प्रोप्राइटर, जितना ज्यादा होगा उतना सॉल्वेंसी की कंडीशन होगी। रेशियो इंडिकेट करता है कि एसेट जो है कंपनी की वो लॉस्ट, द रेशियो इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ विच द एसेट ऑफ कंपनी कैन बी लॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिटर। आप आपके ओनर के नाम पे कितना, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसमें ध्यान रखना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको बहुत सी बार नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा होगा, तो आपको उसमें से टैक्स हाँ टैक्स वापस लगाओ। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, टैक्स वापस लगाओ, फिर पता लगाओ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना बना, फिर उसमें है प्रॉफिट पे तो लगता है बेटा, टैक्स पे सेल पे तो GST लगा है, ठीक है, वो तो 11th की बात थी। तो जितने भी लॉन्ग टर्म डेप्थ है, जरूरी नहीं है केवल डिबेंचर हो, कोई मॉर्गेज लोन भी दे रखा हो सकता है, उसमें भी ब्याज दे रखा हो सकता है, तो उन चीजों को इंटरेस्ट तो दे रखा होता है ना फिर इनका। हाँ इंटरेस्ट गिवन होता है ना, डिबेंचर में कहाँ गिवन होता है, स्टार्टिंग में। वेरी गुड, 1 मिनट गाइस। ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ टाइम्स में जितना आप प्रॉफिट को कवर कर सकते, मतलब कितना प्रॉफिट आपका इंटरेस्ट कवर कर सकता है। इसके बाद आते हैं एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी में ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ RFO डिवाइडेड बाय एवरेज। एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब कॉस्ट ऑफ RFO निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। दूसरा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज स्टॉक इन ट्रेड प्लस परचेज चेंज इन इन्वेंट्री प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। कहां पढ़े थे ये सारे नाम, P&L, ठीक है।
तो बात घूम फिर के वापस वही है, आप बैलेंस शीट P&L को कितना अच्छा समझते हो। नहीं तो सबसे आसान एक और है, RFO में से GP हटा दो तो पता चल जाएगा कॉस्ट कितनी है ना। दे रखा होना चाहिए इसके लिए। हाँ, दे रखा होना चाहिए, है ना। कोई इसके लिए रूल नहीं है, थंब इंटरप्रिटेट करने के लिए बस ये, जितना ज्यादा उतना बेहतर, है ना। इसका मतलब है कि आप कितनी वेलोसिटी है, कितनी स्पीड है कि आप स्टॉक को सेल्स में कितना जल्दी कन्वर्ट करते हो, वो किससे पता चलता है, ITR से पता चलता है। ओपनिंग नहीं दे रखी हो तो क्लोजिंग को क्या मान लेंगे, एवरेज मान लेंगे। इफ इन द एब्सेंस ऑफ ओपनिंग इन्वेंटरी क्लोजिंग इज एवरेज, ठीक है। क्लोजिंग की एब्सेंस हो तो निकालनी पड़ती है। हाँ, जब बात सही बोली, जब गलत ली और जब सही हो जाए। और एज ऑफ इन्वेंटरी के लिए तो जो इन्वेंटरी का 5 टाइम्स आया तो उसको 365 से डिवाइड करना पड़ता है, एज ऑफ इन्वेंटरी तो निकालने पड़ते हैं। अभी आते हैं अटर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर। अब ट्रेड रिसीवेबल ऐसे ट्रेड जो क्या होने, रिसीव होने, तो रिसीव कब होंगे, जब आपने सेल करी होगी, और सेल का ही दूसरा नाम अकाउंटिंग रेशियो में क्या है, RFO, है ना। तो पैसे आने होंगे तो ये उधार होगी, तो नेट जो उधार है, नेट क्रेडिट RFO डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो ओपनिंग TR प्लस क्लोजिंग TR डिवाइड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल में दोनों काउंट करना बच्चों, है ना, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल, केवल डेटर पे फोकस मत करना। क्रेडिट का मतलब टोटल में से कैश हटा दो तो क्रेडिट आ जाएगी, है ना। टोटल सेल्स में से कैश सेल्स हटा दो। कोई थंब रूल नहीं है, जितना हायर होगा उतना एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा। आप आपकी उधारी कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करते हो ये चीज पता चल जाती है ना। ओपनिंग नहीं दे रखा हो तो क्लोजिंग को एवरेज मान लेंगे, है ना, डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे। और एवरेज कलेक्शन पीरियड 365 डिवाइडेड बाय TR। हफ्ते दे रखे हैं तो 52 डिवाइड बाय TR। महीने दे रखे हैं तो 12 डिवाइडेड बाय TR, है ना। नंबर कोई ऐसे स्टैंडर्ड रूल नहीं है, बस जितना एवरेज शॉर्टर पीरियड होगा उतना बात ज्यादा फायदा आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड का मिलेगा। टफ्टर ट्रेड पेबल, तो वहां पे सेल्स को लिख रहे थे तो यहाँ क्रेडिट परचेज को लिख देंगे और एवरेज ट्रेड पेबल से डिवाइड कर देंगे, है ना। नेट परचेज क्रेडिट में निकालनी है तो टोटल परचेज में से कैश परचेज हटा दो, जितना हायर होगा उतना बेहतर होगा, है ना, कि आप कितना अच्छा घुमाते हो, है ना। लोअर एवरेज पेमेंट पीरियड जितना कम होगा उतना बेहतर होगा। यहाँ पे भी वही 365 52 या 12 में से डिवाइड करना है, मतलब हर एक में यही है कि अगर ओपनिंग में दे रखी है तो क्लोजिंग को एवरेज मान लेंगे, बिल्कुल सही। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल कब चाहिए होती है, डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए। तो डे टू डे बिजनेस चला के क्या कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो नेट RFO, है ना। आप डेली जो पैसा लगा रहे हो किस लिए लगा रहे हो, माल बिके, भाई कस्टमर आया चाय पिलाई तो चाय क्यों पिलाई, माल बिके, सेल हो, तो नेट RFO डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, जितना हायर होगा उतना आप बेहतर वर्किंग कैपिटल का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो भी दे रखा होता है फिर निकाल दे रखा होगा या फिर निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे फिर उसको। अब नेट RFO का क्या फॉर्मूला होगा, COMC प्लस GP, कॉस्ट ऑफ RFO प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, वो नेट RFO हो गया। प्रॉफिटेबिलिटी में GP अपॉन नेट सेल्स, है ना। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला RFO माइनस कॉस्ट ऑफ RFO, कॉस्ट ऑफ RFO निकालने का फॉर्मूला वही पूरा, मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंटरी प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, नहीं तो ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, या फिर RFO में से GP हटा दो। हायर रेशियो ज्यादा बेहतर माना जाएगा, ये आपकी एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है कि आप कितने ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करके आपका ग्रॉस प्रॉफिट बनाते हो, ताकि आपके जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है उससे ज्यादा आपके बैठ जाएगा। NPR नेट प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स, दोनों के केस में हो सकता है, बिफोर टैक्स भी हो सकता है और आफ्टर टैक्स भी हो सकता है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बिफोर टैक्स के लिए तो क्या करते हैं, GP में से अदर इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हटा देते हैं। वही P&L 11th वाला ध्यान कर लिया करो पूरा, वही है, ज्यादा चेंज नहीं है ना। नेट प्रॉफिट कब निकालते थे, जब GP में से इनडायरेक्ट इनकम्स और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हटा देते थे, जितना हायर होगा उतना बेहतर होगा। ऑपरेटिंग रेशियो, ये आपकी ऑपरेटिंग में काम में, तो ऑपरेशंस में आपकी लागत लगती होगी, तो कॉस्ट ऑफ RFO में ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करे जाएंगे और नेट RFO से डिवाइड होगा। प्रॉफिटेबिलिटी में आप देख लो, सब में डिवाइड किससे हो रहा है, नेट RFO से डिवाइड होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब आपके ऑपरेशन के खर्चे, आपके ऑफिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन,
वो सारे खर्चे ऑपरेटिंग में काउंट होंगे। जितना कम रेशियो उतना बेहतर। ये एक यार्ड स्टिक है, ये एक स्केलिंग है जो ये बताता है कि ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है। जितना हायर रेशियो होगा उतना लेस फेवरेबल होगा, तो जितना कम है उतना बेहतर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11th में पढ़ा था हमने, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच का है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी हटाओ, यानी कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को तो वापस ऐड कर दो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा दो। और अगर ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू कर रहे हो तो ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर दो और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस कर दो। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं? आपके जितने भी लॉन्ग टर्म के ब्याज है, या आपका कोई नॉन करंट असेट को बेचने पे लॉस है, ये आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है? कोई इन्वेस्टमेंट पे इनकम रिसीव हो रही है तो वो हमारे बिजनेस का काम है ही नहीं, नॉन ऑपरेटिंग में। कोई असेट को बेच के प्रॉफिट हो गया, कोई रेंट रिसीव हो गया, ये आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जितना हायर रेशियो उतना बेहतर रिजल्ट। बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बताता है। आखिरी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम एंड टैक्स एंड डिविडेंड को किससे डिवाइड करते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड से। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर लायबिलिटी साइड से पता लगानी है तो शेयर होल्डर फंड में नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ दी जाती है, यानी डेब्ट और इक्विटी दोनों को ऐड करो। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शेयर होल्डर फंड और रिजर्व्स एंड सरप्लस। एसेट साइड की अप्रोच है तो नॉन करंट सारी जोड़ लो, या फिर टोटल असेट में से करंट लायबिलिटी हटा दो, क्योंकि नॉन करंट असेट के साथ क्या ऐड होएगा? वर्किंग कैपिटल ऐड होगा कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ही क्या होता है? सीए माइनस सीएल। तो बात तो वही बैठ गई, नॉन करंट असेट प्लस करंट असेट माइनस सीएल, यानी टोटल असेट माइनस सीएल। जितना हायर रेशियो होगा उतना बेहतर आपका रिजल्ट होगा। तो हम पार्ट बी को भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा बचता है कंपनी, है ना। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर शुरू करते हैं। कोशिश रहेगी 1 बजे तक मैं आपको फ्री, ठीक है। फिर आपके डाउट्स के लिए अपन एक्टिव रहेंगे। किसी को और कोई डाउट है मन में तो उसका डिस्कशन अपन करें। चलिए तो कंपनी की बात देख लेते हैं। सेक्शन 2 सब सेक्शन 20, अ कंपनी इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी लॉ। कंपनी means a company incorporated under this act or any previous company law। कंपनी के फीचर, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक लॉ की पूरी लीगल प्रोसेस है जिससे हम आर्टिफिशियल पर्सन को जन्म देते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी है, मालिक से अलग मानी जाती है। मालिक कौन है? इसके शेयर होल्डर, इसके मेंबर्स। आर्टिफिशियल पर्सन है, शादी नहीं कर सकती, वोट नहीं डाल सकती, सिटीजन नहीं है लेकिन नेशनलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, केस फाइल करती है, टैक्स पे करती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी रखती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस है, मालिक के आने और जाने से, मेंबर के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेंबर में कम में गो बट कंपनी लिव्स फॉरएवर। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, जितने वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड है उतनी ही लायबिलिटी लिमिटेड है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स है, पब्लिक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, प्राइवेट के नहीं है। कंपनी साइन करती है लेकिन साइन आर्टिफिशियल पर्सन है तो साइन इसकी कॉमन सील के लिए होता है, ठीक है। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है सील, वैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स पे ये सील अफिक्स करी जाती है। कंपनी में बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन के हिसाब से देखें तो प्राइवेट कंपनी जिसके शेयर ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन है, जिसके मैक्सिमम लिमिट 200 मेंबर्स की है, मिनिमम 2 मेंबर रिक्वायर्ड है, जिसके 2 डायरेक्टर होते हैं, है ना। पब्लिक से पैसा ये मांग नहीं सकते और अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं। पब्लिक कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, जिसकी मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड जितनी हो, 7 लोग चाहिए बनाने के लिए, है ना। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मैक्सिमम कितने भी हो सकता है। और ये पब्लिक कंपनी से पब्लिक से पैसा इनवाइट कर सकती है शेयर्स और डिबेंचर के फॉर्म। प्रमोटर डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी प्राइवेट के केस में, और पब्लिक के केस में ऐसा कुछ प्रिस्क्राइब्ड नहीं है। 1 पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 लाख तक की हो, जिसका एनुअल एवरेज टर्नओवर 3 साल का 2 करोड़ से कम हो, उसको हम 1 पर्सन कंपनी बुलाते हैं। 1 पर्सन कंपनी का बस एक ही मेंबर होता है और ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना। बाद में आप इसको पब्लिक भी फॉर्म कर सकते हो। नंबर ऑफ डायरेक्टर एक ही है, वैसे 15 हो सकते हैं। लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी,
और अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी। जब वाइंड अप होगा तब ये गारंटी वाला बंदा आएगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी, जिसकी लायबिलिटी मेंबर्स की क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। लिमिटेड बाय शेयर, जो कि शेयर से लिमिट रखते हैं। शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल, है ना। शेयर की डेफिनेशन क्या है, शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल। ये लिखा, शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल, इट इंक्लूड्स स्टॉक। कंपनी की कैपिटल जो है वो नंबर्स में डिवाइड कर देते हैं और हर यूनिट को बुलाते हैं शेयर, है ना, और डिवाइड करते हैं इक्वल यूनिट में। और शेयर कैपिटल पे वोटिंग राइट्स होते हैं। शेयर के टाइप्स कितने होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, है ना। इक्विटी शेयर जो एक्चुअल ओनर होते हैं, जो वोटिंग करते हैं, है ना, जिनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर, जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट होता है कि पहले डिविडेंड मिलेगा, जिन्हें प्रेफरेंस राइट होता है कि वाइंड अप होते टाइम पे इक्विटी से पहले पैसा हमें मिलेगा, वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, लेकिन इनको वोटिंग का राइट नहीं होता। इनका बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। अगर इनको डिविडेंड क्यूमुलेट होके मिल जाता है, किसी साल डिविडेंड नहीं मिला तो दे देंगे अगले साल जोड़ के, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नहीं देंगे तो नॉन क्यूमुलेटिव। कन्वर्ट मिला अगले साल भी नहीं मिलेगा तो नॉन क्यूमुलेटिव, हाँ, नहीं देंगे फिर अगले साल। और इस साल नहीं मिला और अगले साल जोड़ के दे देंगे तो क्यूमुलेटिव। कन्वर्टेबिलिटी, जिसको कन्वर्ट कर सकते हो तो कन्वर्टेबल, नहीं कर सकते इक्विटी में कन्वर्ट तो नॉन कन्वर्टेबल। जो रिडीम होंगे एक टाइम के बाद, जिन्हें रीपे करा जाएगा, भाई इक्विटी शेयर तो वाइंड अप पे रीपे होता है, लेकिन अगर प्रेफरेंस को फिक्स पीरियड रखा है 20 साल बाद रीपे कर देंगे तो रिडीमेबल, वाइंड अप पे करेंगे तो इररिडीमेबल। प्रॉफिट के बेसिस पे जो एडिशनल प्रॉफिट और लेंगे वो पार्टिसिपेटिंग, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं लेंगे वो नॉन पार्टिसिपेट। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन, डिफरेंस की बात करें तो रेट ऑफ डिविडेंड प्रेफरेंस का फिक्स होता है, इक्विटी का फिक्स नहीं होता है। डिविडेंड का राइट पहले प्रेफरेंस को है, बाद में राइट इक्विटी को है। प्रेफरेंस रिडीम हो सकते हैं, इक्विटी वाइंड अप के टाइम पे रिडीम होंगे, रीपे होंगे। प्रेफरेंस पे आपको रिटर्न ऑन कैपिटल वाइंड अप पे पहले मिल जाएगा, इक्विटी को सबसे आखिर में कुछ बचता है तो मिल जाएगा। प्रेफरेंस को राइट टू वोट स्पेशल सर्कमस्टेंस में, नहीं तो नहीं है, इक्विटी को वोटिंग राइट है। प्रेफरेंस पार्टिसिपेट नहीं करता मैनेजमेंट में, इक्विटी पार्टिसिपेट करता है। प्रेफरेंस में एरियर ऑफ डिविडेंड नहीं हो सकते अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो, इक्विटी में हो सकता है। शेयर कैपिटल अभी आप पढ़ के आए हो, बैलेंस शीट में अथॉराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब्ड में फुल्ली पेड, नॉन फुल्ली पेड, कॉल्ड अप, पेड अप और रिजर्व। रिजर्व कैपिटल जो कि किसके लिए रोकी जाती है, ओनली एन अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल व्हाइल कन्वर्टिंग ऑन इनटू लिमिटेड कंपनी मे हैव रिजर्व कैपिटल। हर कंपनी के पास नहीं होती रिजर्व कैपिटल, केवल किस कंपनी के पास, अनलिमिटेड कंपनी के पास, जो खुद को किस में कन्वर्ट करना चाह रही हो, लिमिटेड में कन्वर्ट करना चाह रही हो, उसके पास होती है रिजर्व कैपिटल। तो पर ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आता, बस यही पूछते हैं कि वो कैपिटल जो कि वाइंड अप के टाइम काम आती हो। हाँ, तो वो रिजर्व कैपिटल एक तरीके से, और क्या है, इसके लिए ये इस्तेमाल करते होंगे ना बस। तो रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस क्या है। रिजर्व कैपिटल तो अनकॉल्ड शेयर कैपिटल है जो वाइंड अप पे काम में आएगी। कैपिटल रिजर्व एक तरीके का कैपिटल प्रॉफिट का बनाया गया रिजर्व। रिजर्व कैपिटल के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड। कैपिटल रिजर्व में किस किस का प्रॉफिट आता है, मतलब जो होता है इसमें? कैपिटल रिजर्व में कैपिटल प्रॉफिट्स आएंगे आपके साथ। हाँ, ये सब आपके इसमें आए जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में आप नहीं कमाते। स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है मेजोरिटी 3 टाइम्स ज्यादा होनी चाहिए, है ना। तो अगर आपको रिजर्व कैपिटल बनानी है तो आपकी मेजोरिटी होनी चाहिए 3 टाइम्स ज्यादा। कैपिटल रिजर्व के लिए ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं करना। रिजर्व कैपिटल कंपलसरी नहीं है, कैपिटल रिजर्व कंपलसरी है। रिजर्व कैपिटल डिस्क्लोज नहीं होती, लेकिन कैपिटल रिजर्व रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखता है। रिजर्व कैपिटल वाइंड अप पे यूज होती है और कैपिटल रिजर्व कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में मदद करता है। बैलेंस शीट में क्या दिखाते हैं, शेयर कैपिटल में डिस्क्लोजर देते हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिस्क्लोजर देते हैं, ये हम वही बात करके आ चुके हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जिस साल हुए हैं उस साल ही बराबर कर देना। सबसे पहले एसपीआर का यूज करना है, एसपीआर नहीं हो तो पीएनएल का यूज करना है और उसी साल का यूज करना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस बिजनेस को शुरू करने के खर्चे, ऐसे एक्सपेंस जो लॉ के रिगार्डिंग, बिजनेस को सेटअप करने के रिगार्डिंग, प्रोफेशनल फीस, लीगल फीस जो दी गई है ना, या ऐसे एक्सपेंसेस जो डॉक्यूमेंटेशन को प्रिपेयर करने में लगे गए, वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं।
यूजुअली प्रमोटर करता है। शेयर्स कैश में इशू होते हैं, तो कैश में इशू होते हैं तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू होता है। प्रोस्पेक्टस इशू होता है तो लोग अप्लाई करते हैं, यानी सबसे पहले पैसा कंपनी के पास आता है, तो एंट्री हो गई बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर ये पैसा ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल में, क्योंकि एप्लीकेशन किसका ही पार्ट है, शेयर कैपिटल का ही पार्ट है ना, क्योंकि हमने शेयर कैपिटल के टुकड़े करे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल के नाम। तो एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। फिर अलॉटमेंट मांगेंगे, यानी कि ये ट्रांसफर की एंट्री ड्यू की एंट्री बन जाएगी और एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। फिर बैंक में पैसा आ जाएगा टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। तो आप देख रहे हैं, अगर हम इसको दे 1 और इसको दे 2, तो उसके बाद कोड आ गया 2 और उसके बाद आ गया 1, तो हम 1 2 2 1 2 1 के हिसाब से चलते जा रहे हैं। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया, फर्स्ट कॉल आ गया, सेकंड कॉल ड्यू कर दिया, सेकंड कॉल आ गया, थर्ड कॉल भी है तो वो भी ड्यू कर दिया, वो भी आ गया। अब डाल दिया बाबा ने, तो बाबा तो कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड। अब ठीक है भाई, किताब पढ़ ली बस यार, पेपर का टाइम चल लो है ना। इशू ऑफ शेयर्स के टाइप्स देखे तो या तो पार पे इशू होते हैं, जितने को था उतने में बेच दो, नहीं तो प्रीमियम पे होते हैं, फेस वैल्यू से ज्यादा रखी जाती है प्राइस, है ना। तो फेस वैल्यू से ज्यादा जब प्राइस रखी जाए तो वो जो डिफरेंस है वो प्रीमियम। 100 की चीज 120 में बेच रहे हैं तो 20 रुपए का प्रीमियम। प्रीमियम कैपिटल में नहीं दिखता, प्रीमियम के लिए अलग से अकाउंट बनता है जिसका नाम है एसपीआर, नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है। हाँ, एसपीआर अपन समझते हैं #CH के वाले, ठीक है, वहां नहीं समझता, वहां नहीं आएगा एसपीआर अकाउंट में, पूरा लिखा होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। सिक्योरिटी बोले भरना है। सिक्योरिटी प्रीमियम केवल 5 जगह इस्तेमाल हो सकता है, या तो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने में, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में, या किसी तरीके का कमीशन पे करा है, या कोई डिस्काउंट या एक्सपेंशन है शेयर या डिबेंचर के इशू में, तो उसको राइट ऑफ करने में। बायबैक कर रहे हो आप आपके शेयर्स, कंपनी खुद अपने शेयर्स वापस खरीद लिए तो उस केस में, और प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना है तो उस केस के अंदर, या फिर आपको प्रीमियम पे करना है। अलॉटमेंट प्रीमियम के साथ, तो ड्यू की एंट्री पे प्रीमियम दिखता है, बच्चे बच्चे को पता है। अब अगर क्वेश्चन ने नहीं बोल रखा तो अलॉटमेंट पे क्वेश्चन ने कह दिया फर्स्ट कॉल पे, तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। लेकिन जब पैसा आएगा तब अलग से नहीं दिखाएंगे, तब तो फिर वो शेयर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल के नाम पे ही दिखेगा। अगर लोगों ने कम सब्सक्राइब करे लेकिन 90% तो सब्सक्राइब कर लिए, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन होता है। फिर सारी की सारी कैलकुलेशन इन अंडर सब्सक्राइब शेयर से चलती है। फिर जो इशूड शेयर्स है वो भूल जाते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर शुरुआत की जो 2 एंट्रियां हैं, शेयर बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये ओवर सब्सक्राइब शेयर से होती। और यहाँ पे हम ओवर सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट सेकंड एंट्री पे कंप्लीट कर देते हैं, या तो एक्सेस पैसा रिफंड कर देते हैं या आगे ट्रांसफर कर देते हैं अलॉटमेंट पे, है ना। ये और बचता है तो फिर कॉल इन एडवांस ट्रीट करके फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे ले जाते हैं, है ना। वो तो क्वेश्चन पे पता है, बिल्कुल 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 भैया, है ना। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन जो है वो क्या करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो फुल अलॉटमेंट कर दे कुछ एप्लीकेशंस को और बाकी को पूरा रिजेक्ट कर दे, या फिर प्रोराटा कर दे, जिसने 4 मांगे थे उसको 2 दे दिए, इस तरीके से कर दे। भाई अपन ने इशू करे थे 1.5 लाख, आ गए 2 लाख, तो 2 लाख को 1.5 लाख दे दो, यानी 50,000 का जो पैसा है वो अपने पास ही रख लो एडवांस समझ के कि भैया ये आगे का पैसा आ गया। दुकानदार के पास जाते हैं ना, अंकल जी घी देना, 550 का है बेटा, 50 खुले ले, तो अंकल क्या करोगे, अगली बार आएगा तो 500 ले आना। तो वही चीज कंपनी कर देती है, उसको बुलाते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। जी 550 का वो लेके 500 आया। अच्छा, तो 600 लेके गया था बस, मतलब कहानी में उलझ गए, एग्जाम्पल गलत दे दिया मैंने। तो जूते खाने गया तो पापा ने कहा कि अभी 4 जूते खा ले, 2 जूते बाद में खा लेना, अभी जूता टूट गया। एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया, शेयर अलॉट हो गए, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। जो एक्सेस मनी है अगर आपने रिफंड कर रहे हो तो इसमें एंट्री में जुड़ जाएगा टू बैंक क्रेडिट साइड पे, और अगर एडजस्ट कर रहे हो तो अलॉटमेंट पे, और क्वेश्चन ने अगर और स्पेसिफाई कर रखा होगा जैसे बाला भैया ने कहा तो कॉल्स इन एडवांस दिखा दे। तो कंबाइन एंट्री शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। कोई ऐसे नक्टे संचेती जैसे भी होते हैं जो पैसा देते मांगते तो है लेकिन देते नहीं है ना। शेयर ले लो, थोड़ा बहुत दे दुआ के नक्की, है ना। एप्लीकेशन दे दिया फिर अलॉटमेंट दे ही नहीं रहा है, फर्स्ट कॉल दे ही नहीं रहा है, तो ऐसे एरियर करने वाले हो जाते हैं कॉल सेल एरियर। अब कॉल सेल एरियर के 2 तरीके हैं, या तो अकाउंट ओपन करो या अकाउंट ओपन। अगर अकाउंट ओपन करो है तो डेबिट पे दिखाना पड़ेगा क्योंकि नुकसान हो रहा है। अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हो तो लेस करके सीधे आप मेंशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन स्पेसिफाइड कर दे तो अकाउंट ओपन करना है लेकिन अपने को तो बोले भरना है, ठीक है। तो
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की बात करें तो टेबल एफ अप्लाई करें तो 10% का इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हो कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एडवांस 2 बार एडजस्ट होता है, जब एडवांस आया तब क्रेडिट पे दिखता है बैंक की एंट्री पे, है ना, और जब एक्चुअल में रिसीव होना था तब डेबिट साइड पे दिखा देते हैं। तो पहले बैंक टू कॉल्स इन एडवांस हो गया, फिर कॉल्स इन एडवांस टू जो भी शेयर पे था उस पे मेंशन हो जाता है। इस पे भी आप चाहो तो 12% इंटरेस्ट बन सकता है टेबल एफ के हिसाब से, ठीक है। वैसे आपके सिलेबस में ये दोनों ही चीजें ना, तो फिर पढ़ा करो कल पेपर फिर भी क्वेश्चन पूछ लो, है ना। बहुत से प्रमोटर होते हैं जो कहते हैं हमें शेयर दे दो, तो प्रमोटर शेयर लेगा, तो प्रमोटर क्यों लेगा, क्योंकि प्रमोटर ने खर्चे करे होंगे इनकॉर्पोरेशन के, है ना। तो पहले तो अमाउंट ड्यू पता लगा लेते हैं एंट्री करके, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस टू प्रमोटर, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर ही देने वाला था और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट थे। फिर प्रमोटर को शेयर इशू कर रहे हैं तो प्रमोटर टू शेयर कैपिटल, प्रमोटर रिसीव कर रहा है तो डेबिट पे आ गया, कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रही है क्रेडिट पे आ गया। इनकॉर्पोरेशन और फॉर्मेशन के एक्सपेंस डेबिट होते हैं, ये अजम्पशन है क्योंकि ये प्रमोशन एक्टिविटी है ना, प्रमोटर ने करी है ताकि बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सके। अंडर राइटर को इशू करते हो तो पहले अंडर राइटर का कमीशन तय कर लो, एंट्री हो जाएगी अंडर राइटर कमीशन टू अंडर राइटर, फिर शेयर इशू हो जाएंगे अंडर राइटर टू शेयर कैपिटल। वेंडर को इशू हो रहा है तो पहले वेंडर से एसेट खरीद रहे होंगे तो एंट्री हो जाएगी एसेट टू वेंडर, फिर वेंडर को शेयर दे रहे हैं, पार पे दे रहे हैं या प्रीमियम पे दे रहे हैं तो उस हिसाब से एंट्री हो जाएगी वेंडर टू शेयर कैपिटल या वेंडर टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अगर वेंडर से बिजनेस परचेस किया है तो बिजनेस परचेस करते हैं तो असेट भी लेते हैं और लायबिलिटी भी लेते हैं, तो असेट लायबिलिटी टू वेंडर। फिर अगर डेबिट पे डिफरेंस आया तो गुडविल के नाम से दिखेगा, क्रेडिट पे डिफरेंस आया तो कैपिटल रिजर्व के नाम से दिखेगा। फिर जो कॉल्स इन एरियर वाले संचेती जैसे नकटे लोग थे, फिर उन्हें फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से रिजेक्ट कर देते हैं, उनकी डिफॉल्टिंग के वजह से उनको कैंसिल कर दिया जाता है शेयर्स, है ना। 14 दिन का टाइम पीरियड देके और जब्त कर लेते हैं इसके शेयर, तो शेयर जब्त कर लेते हैं, तो शेयर जब्त कर लेते हैं भैया, तो शेयर जब्त कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं तो फिर होता है मुनाफा, है ना, और उस मुनाफे को ही हम बुलाते हैं कैपिटल प्रॉफिट। तो पार पे इशू हुए थे तो एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल टू अनपेड कॉल्स टू शेयर फॉरफिटेड। अनपेड कॉल्स जैसे शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट, कॉल्स नहीं दिए तो टू शेयर कॉल्स, जो दे दिया था वो जब्त करेंगे तो वो दिखेगा शेयर फॉरफिटेड के नाम से। अगर प्रीमियम पे इशूड शेयर्स फॉरफिट करने तो दो केस ध्यान में रखने हैं, या तो रिसीव हो रहे होंगे या रिसीव नहीं हो रहे होंगे। अगर रिसीव नहीं हुआ तो नुकसान हो गया, तो एसपीआर भी डेबिट पे दिखेगा और एसपीआर का अमाउंट जिस कॉल या अलॉटमेंट पे था वहां पर मेंशन हो जाएगा क्रेडिट साइड। लेकिन रिसीव हो गया होगा तो हम भूल जाएंगे, जैसे कार बाजार वाला करता है, आप 20,000 की शाही दिया है एडवांस की गाड़ी उठाऊंगा, फिर आपने कहा कि गाड़ी नहीं उठाऊंगा तो उसने कहा बाबू भैया का 20,000 डूब गया, जाओ घर। तो वैसे यहाँ है, प्रीमियम ले लिया तो भूल जाओ, है ये पैसे के रख लेते, शाही क्यों देगा, नहीं था कंफर्म तो मत करता डील, अब डील तोड़ रहा है उठा तो सकते थे, हाँ उठा लेना, तो कौन कह रहा है दे बाकी पैसा और उठा के ले जा। तो ये जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं, अच्छा, प्रीमियम इज रिसीव्ड विद अलॉटमेंट इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, है ना। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल जो है उसमें नोट्स टू अकाउंट्स में हमें ध्यान देना पड़ता है जब हम ये फॉरफिचर का अमाउंट ऐड कर रहे होते हैं। री इशू भी हो सकते हैं फॉरफिटेड, पार पे होते हैं तो बैंक टू शेयर कैपिटल। अब री इशू में ज्यादा धांधलेबाजी नहीं है कि पहले अप्लाई करेगा फिर अलॉटमेंट होगा, सीधे इशू होते हैं तो बैंक टू शेयर कैपिटल। प्रीमियम पे हुए तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। लेकिन री इशू शेयर डिस्काउंट पे भी हो सकता है ना, फ्रेश इशू नहीं हो सकता। तो डिस्काउंट पे इशू होते हैं तो डिस्काउंट के लिए वर्ड आता है शेयर फॉरफिटेड, जो कि डेबिट साइड पे मेंशन होता है, बैंक शेयर फॉरफिटेड टू शेयर कैपिटल। अगर आपने कम शेयर इशू करे होंगे तो फिर यहाँ पे कुछ डिफरेंस बच रहा होगा, तो आप जितने आपने फॉरफिट करे थे उसका हिस्सा निकाल लेते हो। अगर 5,400 शेयर पे फॉरफिट करे तो 200 पे कितने फॉरफिट करे होंगे, 2,500। 5,000 रुपए 400 शेयर पे फॉरफिट करे तो 200 शेयर पे कितने फॉरफिट करे होंगे, 400 पे 5 कर रहा है ना, तो 200 पे 2.5 होंगे, मतलब सही बोल रहा हूँ ना, पक्का ना, दो, हाँ सही तो बोल रहा हूँ यार, है ना। अब री इशू करे जैसे वो 200 शेयर तो 500 रुपए का डिस्काउंट छोड़ा था, तो 2.5 में से 500 चल गए तो कितने बचे, 2, तो वो कैपिटल रिजर्व में दिख जाएंगे। आखिरी एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। एक चीज और होती है प्राइवेट प्लेसमेंट, अपने रिश्तेदार और दोस्तों में से तो बुलाते नहीं है, लेकिन इनको बुला के अपन बोलेंगे ले कंपनी बना रहे हैं यार, लो तुम भी फंडिंग दे दो,
तो पब्लिक के पास ना जाने की वजह अपने दोस्त रिश्तेदारों ने फंडिंग कर दी, तो उसको बुलाते हैं प्राइवेट। इसका टाइम तो 3 साल का होता हाँ, ऐसे होते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। आप किसको इशू करते हो? डायरेक्टर्स को, डिस्काउंट पे, अदर देन कैश पे, ठीक है। बिजनेस शुरू करते हैं टाइम पे, इनको आपको सेबी के रेगुलेशंस, लॉक इन पीरियड के हिसाब से चलाना पड़ता है। अगर आप आपके वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को शेयर देना चाहते हो तो उसके लिए होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, है ना। ये ऑफर किए जाते हैं ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज को भी, वो परचेज करेंगे फ्यूचर डेट पे। स्वेट इक्विटी शेयर तो तभी इशू हो रहा है, लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में फ्यूचर डेट का इस्तेमाल होता है, पहले से डिटरमाइंड लोअर रेट पे आपको दे दिया जाता है। राइट इशू, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट दे दिया जाता है कि आप चाहो तो आप पहले खरीद लो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ राइट का मतलब होता है मार्केट प्राइस माइनस एवरेज प्राइस। बायबैक, जब कंपनी के पास फ्री रिजर्व हो, एसपीआर हो, तो कंपनी खुद अपने शेयर्स वापस खरीद सकती